इस पॉडकास्ट का मेरे ऊपर केस ज़रूर हो। ये फोमो या ये सब या कैसा क्यों क्रिएट कर दिया है रियल एस्टेट में आजकल कि लोग बस सपने ही बेचे जा रहे हैं। क्योंकि जब कीमतें आपको असल रेट से ज़्यादा रेट में बेचनी होती हैं तो उस तरीके से ही माहौल बनाया जाता है ताकि आप चीज़ें बढ़ चढ़ के खरीदो। तो आपके लिए लाइक ओवर प्राइस पता कैसे चलता है कि ओवर प्राइस हो गया है? तो ये जो प्रोस्पेक्टस में चीज़ें दिखाते हैं एक्चुअली में ट्रू भी होती हैं, जिस सपने बेचने की। आधे से ज़्यादा सपने ही होते हैं। आपको कभी भी अपने प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस चार्ज नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपको ऐसे बोल देंगे सर कि आज की डेट में जो मेंटेनेंस चार्ज है यहाँ का ये चल रहा है। मतलब एक ईएमआई और एक किराया दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। ओ तेरी तो यार ये कोई नहीं बताता है लूप होल्स किसी प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कैसे कौन से पेचीदा क्वेश्चन होते हैं जो मुझे एक्चुअली में मेरे चैनल पार्टनर को पूछने चाहिए ताकि मुझे क्लैरिटी होगी प्रोजेक्ट में आज डालना भी है नहीं डालना। 2021 में जो खड़े हुए हैं या 2022 में जो प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं इनकी आप ब्रोशर उठा के देखिए ऑनलाइन, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया था और अब वो प्रोजेक्ट क्या निकल के आया है। क्योंकि जब आप बनने से पहले की दुनिया देख रहे हैं तब आपको कुछ और दिखाया जा रहा है और जब आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका एक अलग ही वो आने वाले टाइम में नोएडा के अंदर नामी गिरामी नाम तो आ रहे हैं बट अब आज की डेट में आप नोएडा के अंदर जैसे बरसाती मौसम चल रहा है, आप बेसमेंट 2 की पार्किंग जाके देखिए, 90% जो सोसाइटी है उसके अंदर बेसमेंट 2 में पानी भरा रहता है। जो आप मुझे लूप होल्स बता रहे हैं, क्योंकि मैं आज तक सोसाइटी में रहा नहीं हूँ तो मुझे शायद नहीं पता ये लूप होल्स जो आप मुझे बता रहे हो कि आपने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस में ये चीज़ सीखी है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक वर्स्ट सोसाइटीज़ ऑफ नोएडा कि आप इस सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, लिफ्ट के इशूज़ हैं और सीपेज की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें मैंने शेयर किया। मुझे बिल्डर की तरफ से तो फ़ोन नहीं आया, जो कंज्यूमर जो उसमें रहते हैं उनकी तरफ से फ़ोन आया। कमल जी, हमारी सोसाइटी पे वीडियो मत बनाइए। तो एक डिसीजन कितना भारी पड़ता है प्रॉपर्टी में, ये मुझे उसकी स्टोरी सुनने के बाद समझ में आया। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि रेरा आ गया तो हम बिल्डर का ऐसा कर लेंगे। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक उसकी तो एक डेडिकेटेड टीम है, वो तो आपसे ही पैसा लेके आपके ऊपर खर्च रहा है। आज की डेट में 80-90% लोगों के माइंड में बिल्डर ने ये चीज़ घुसा दी है कि अगर आप प्री लॉन्च के अंदर आप एंटर करेंगे तो आप बेनिफिट रहेंगे, आपको फर्स्ट रेट मिलेगा। हाँ, कि प्रॉपर्टी के रेट तो कभी नहीं गिरते, प्रॉपर्टी के रेट तो कभी नहीं गिरते। प्रॉपर्टी के रेट वो रेट नहीं गिरते जो आपने सही रेट में खरीदे हैं। बहुत चीज़ें सपोर्ट करती हैं ब्लैक मनी को इस इंडस्ट्री के अंदर। क्लोज सोसाइटी के अंदर भी वो बेसिकली लैंड दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है या जो हमारे अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं वो ज़्यादा बेटर है? इस टाइम पर मैक्सिमम नोएडा की जो प्लॉटेड एरियाज़ हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट जो बिल्डर ने बनाए हैं, हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। ये हमारी सीरीज़ रियल एस्टेट का दूसरा पॉडकास्ट है और आज मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। शायद उनकी आवाज़ सुनने के बाद आपको उनकी पहचान हो जाएगी। प्रॉपर्टी दुनिया के नाम से यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, मिस्टर कमल चंदेल जी। और वो आपको बताएंगे आज कि रियल एस्टेट में आजकल चल क्या रहा है। मेरे पुराने जो पॉडकास्ट थे उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे लव लेटर आए हैं नीचे कमेंट्स में, बट आज उन सबमिट्स को हम बस करेंगे और हम एक्चुअली में पूछेंगे कि रियल स्टेट में कब अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का और कब अच्छा टाइम नहीं होता इन्वेस्ट करने का। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। और लोग जो ये बड़े बड़े सपने दिखा के आपको बेचते हैं ना, ये सब फेक है, ये आपको आज पता चल जाएगा। तो अगर आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो ये पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपकी आंखें खोल देगा। और ये मेरा अब तक का सबसे, बोलते हैं ना कि माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी जो आपको आज पता चलेंगी। सो वी वेलकम मिस्टर कमल चंदेल। कमल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी बात रख सकूँ अब तक और लोगों को जागरूक कर सकूँ इस प्रॉपर्टी के सपनों की इस दुनिया में। कमल जी, मैं आपका कंटेंट ना बहुत 3-4 महीने से देख रहा हूँ, जब से मैंने खुद से प्रॉपर्टी लेना शुरू किया है। मुझे पहले लगा था कि आप शायद ना सिर्फ अपनी चीज़ बेचने के लिए नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, बट जब मैं एक्चुअली में खुद प्रॉपर्टी लेने गया तब मुझे समझ में आया कि आप जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली में आपने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सो मुझे ये बताइए कि ये फोमो या ये सब या कैसा क्यों क्रिएट कर दिया है रियल एस्टेट में आजकल कि लोग बस सपने ही बेचे जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये इसे सपनों की ही दुनिया कहा जाता है और जब कोई चीज़ें देखने में ज़रा मुश्किल होती है
तो अक्सर उसके पीछे एक फोमो क्रिएट किया जाता है। आज का वही टाइम है, जो चीज़ें नेचुरल तरीके से नहीं बिकती हैं तो कुछ ना कुछ एक मार्केट में इस तरीके से फोमो क्रिएट किया जाता है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आएँ। क्योंकि जब कीमतें आपको असल रेट से ज़्यादा रेट में बेचनी होती हैं तो उस तरीके से ही माहौल बनाया जाता है ताकि आप चीज़ें बढ़ चढ़ के खरीदो, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो मैं इस रेस में पीछे रह जाऊंगा। करेक्ट है। तो आपके माइंड में जब ये चीज़ डेवलप होगी तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाना चाहेंगे, चाहे वो कर्जा लेके हो, चाहे अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के हो। तो हमेशा आपको ये लगेगा कि कहीं मैं इस भीड़ में पीछे न रह जाऊं, और जितना जो भी रेट मिल रहा है, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो, चाहे वो ओवर प्राइस ही क्यों ना हो, तो मैं भी आज की डेट में इसमें प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो आपके लिए लाइक ओवर प्राइस पता कैसे चलता है कि ओवर प्राइस हो गया है? देखिए, आज की डेट में कहीं पर भी आपको प्रॉपर्टी के रेट पता करने हैं तो सबसे पहले आप वहाँ का आप रेंट देखिए कि रेंट क्या चल रहा है एक्चुअल में। वैसे तो अगर आप एनसीआर के बाहर अगर जाएंगे, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पर आपको जो रेंट मिलेगा प्रॉपर्टी पे, जैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो गया, उसका सबसे गंदा रेंट आता है। वहाँ पर अगर आप बेंगलोर के अंदर अगर आप रेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको 4%, 5% तक रेंट मिलेगा। अगर सपोज 1 करोड़ का अपार्टमेंट है तो वहाँ पर आपको 40,000, 50,000 पे रेंट मिलेगा। लेकिन अगर एनसीआर की आप बात करेंगे तो यहाँ पर रेंट 2% है। हाँ, करेक्ट है। बट जो आज की डेट में प्रॉपर्टी आप लेंगे वो उसका रेंट 2% भी नहीं आएगा। तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी वर्थ कितनी है। अगर प्रॉपर्टी सपोज 2 करोड़ रुपए की है तो आप यहाँ पर मान सकते हैं उसका रेंट होगा 40,000 रुपये। सेम चीज आप बेंगलोर में देखेंगे तो वहाँ पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 40,000 रुपये होगा। हाँ, करेक्ट, ऐसा है। तो अगर आप देख रहे हैं आज की डेट में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो उसका रेंट होगा 40,000। तो इट मीन्स वो 1 करोड़ रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। अब वो 1 करोड़ रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि वही जो हम बात करें, फोमो क्रिएट करके आपको वो चीज़ बेची जा रही है। आपको ये लग रहा है कि यार मैं चीज़ें पीछे रह जाऊंगा इसलिए मुझे खरीदनी है, लेकिन जब आप उसको रेंट आउट करने जाएंगे तब आपको ये चीज़ एहसास होगा कि मैंने जो चीज़ें महंगे रेट में ले ली हैं। तो अगर आपने केवल एप्रिसिएशन के पर्पज से लिया होगा तो आप फिर उसको वेट करेंगे बेचने के लिए, तो अल्टीमेटली फिर आपकी आरओआई निकल के नहीं आएगी। करेक्ट है। अगर आपने सही रेट में चीज़ें नहीं खरीदी। तो अगर कमल जैसे मैं एंड यूज़र हूँ एक, और मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, फॉर एग्जांपल नोएडा में मैं जाता हूँ लेने के लिए, यार मैं कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में जाता हूँ ना, एक तो वो जो माहौल उन्होंने बना के रखा होता है ना, कि मैं जब भी गया हूँ वहाँ पे एक अच्छा सा ना एक कैफ़े टाइप का उन्होंने बना रखा है, और सुंदर सुंदर लड़कियाँ वहाँ घूम रही हैं, है ना। उसके बाद आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपके लिए एक मेन्यू कार्ड देंगे, आपको क्या ऑर्डर करना है, खाने का बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा आपको। और सामने जो बंदा प्रॉपर्टीज़ ले रहा है वो बात कर रहा है, हाँ मैं 10 करोड़ का ये देख के आया था, ये मेरी 7वीं प्रॉपर्टी है। तो जब मैं गया, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि यार मैं कैसे मतलब इन लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, या मैं कैसे इतनी बड़ी जगह पे घर ले सकता हूँ। और वो मेरे लिए फिर एक ये भी हो गया कि यार हाँ इतना, जैसे अब 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं वो, या 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो वो लगता है कि हाँ यार थोड़ा खींच तान के हम बजट में भी ले लेंगे, है ना। तो क्या ये तरीका गलत नहीं है कि बेचने का, कि भाई बंदे को लग रहा है कि यार वो खरीद लेगा क्योंकि वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, उस लेवल पे उस एमिनिटीज़ के बीच में पहुँच जाएगा। तो यार ये ऐसा क्यों बना रखा है इन लोगों ने? देखिए, ये तो एक बनावटी दुनिया है, आपको भी पता है। मार्केटिंग की जो दुनिया होती है वो होती है बनावटी की है। हाँ, बिल्कुल चीज़ सही। की उसकी असली कीमत नहीं है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पे बेचना, तो उसके लिए एक बनावटी दुनिया बनाई जाती है। तो आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट जो है पिछले 10-15 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है कि एक माहौल बनाने के लिए एक हॉल वगैरह बुक किया जाता है, या वो आपको अपने ऑफिस के अंदर इनवाइट करेंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको दिखाई दें। आपको ये लगेगा यार इतने सारे लोग प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, प्रॉपर्टी बिक ना जाए। लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे आधे से ज़्यादा लोग उसके अंदर बिल्डर के ही चैनल पार्टनर होते हैं। अच्छा, मतलब केवल माहौल बनाने के लिए होते हैं। अच्छा, मतलब जो वहाँ भीड़ होती है वो हाँ, आर्टिफिशियली बिल्कुल, क्रिएट की होती है। आर्टिफिशियली क्रिएट की गई होती है, जिससे कि आपको ये लगे कि यार इतने सारे लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और तेरी कोई ना कोई आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि अरे यार मैंने इतने में खरीद लिया, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ कंटिन्यूसली जाती रहे कि यार इन्वेस्टमेंट करके इतना फायदा होगा, इतने सारे लोग खरीद रहे हैं। तो ये बनावटी दुनिया है, तो जब तक कोई एक माहौल क्रिएट नहीं होगा तब तक आपकी जेब से पैसा कैसा निकलेगा। हाँ, तो उन लोगों ने वो फोमो क्रिएट करने के लिए वो फोमो अलग अलग तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। एक बिल्कुल आपके सामने लाइव क्रिएट करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू क्रिएट किया जाता है। प्लस आज की डेट में जो बिल्डर के अलग अलग चैनल पार्टनर हैं उन्होंने भी मार्केटिंग के अपने अपने जरिए निकाल दिए हैं, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बिल्डर के डिफरेंट चैनल पार्टनर हैं, वो अपने अपने सोर्सेज लगा लगा के प्रमोशन करते हैं, तो एक माहौल बन जाता है मार्केट में। ये चीज़ पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले क्या होता था, एक प्रिंट मीडिया होता था तो उसके अंदर बिल्डर एक ऐड देता था, तो एक उतना ज़्यादा माहौल नहीं बन पाता था। बट आज की डेट में सोशल मीडिया की दुनिया में
कभी आपके पास इंस्टाग्राम में ऐड चल रहे हैं, कभी यूट्यूब पे ऐड चल रहे हैं, कभी फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं, अलग अलग चैनल पार्टनर डाल रहे हैं, तो आपको माइंड में ऐसा लगता है यार इतनी डिमांड है इस प्रोजेक्ट की, मुझे क्यों ना इसमें जरूर कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर बिल्डर या चैनल पार्टनर आपको इन्वाइट करता है अपनी लोकेशन पर, वो जानबूझ के आपको बोलेगा आप वहीं पर आइए, जिससे आप देख सको वो चीज़ें, आप फील कर सको वो चीज़ें, और आप इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर। और उसमें सर एक बात बोलूँ, जैसे मैंने एक किसी प्रोजेक्ट में फ़ोन किया कि हाँ मुझे एक्चुअली में यूनिट लेना है, आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने मेरे घर में गाड़ी भेजी कि वो मेरे को गाड़ी से उठा के अपने ऑफिस ले गया, और गाड़ी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, अच्छी खासी गाड़ी थी, जिस गाड़ी में मैं आज तक बैठा भी नहीं हूँगा, है ना। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि यार मुझे तो ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, और अभी मैं रेड कारपेट से उतर के जाऊँगा, और वो मुझे, और वहाँ पे जाके जो माहौल होता है वो तो आपने मुझे बता ही दिया। तो यार ये और क्या क्या तरीके से, मतलब जैसे आपने मुझे बताया कि आर्टिफिशियल एक, और क्या क्या तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। मतलब जैसे आप पेमेंट प्लान की होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पेमेंट प्लान्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, और अब जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसके अंदर नवरात्रि स्कीम निकलेंगी, आपको गोल्ड कॉइन की स्कीम देंगे, इस तरीके की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। जैसे पेमेंट प्लान आ रहे हैं, 1090 का पेमेंट प्लान हो गया, 2080 का पेमेंट प्लान हो गया, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं। इवन मैं ये आपसे कहूँगा कि इनकी एक अलग से टीम होती है डेडिकेटेड, जो इस तरीके की स्कीम बनाती है, प्लान करती है कि कस्टमर को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, कस्टमर को किस तरीके से यहाँ पर लाया जाए। वहाँ पर तो उनकी एक टीम होती है बाकायदा, उनको पता एक बार ही कस्टमर को आप यहाँ पर ले आइए, उसके बाद वो हम उसको किस तरीके से कैटर करेंगे वो हम वो देख हमारे लेंगे। ऊपर है बस। ओके। तो मेन जो होता है उसके चैनल पार्टनर होता है, उनका केवल यही मेन फोकस रहता है कि हम किसी तरीके से कस्टमर को यहाँ पर ले आएँ। तो जब भी कोई आपसे फ़ोन पे बोले सर एक बार आ जाइए, एक बार देख लीजिए, तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें किसी तरीके से वहाँ पर उस जगह पर लेके आना है, जिस जगह पर एक माहौल क्रिएट हो और आपको प्रॉपर्टी बेची जाए। अच्छा, ये 1090 2080 से मैं जब गया था, उन्होंने मुझे बोला है कि कंस्ट्रक्शन वाइज प्लान है कि आप 10% अब देंगे, 10% 3 महीने बाद देंगे, फिर 10% इस तरह के 30% ये आपका जाएगा, फिर इसके अगले साल जब ये बन जाएगा तब आपको बोलेगा। तो ये 1090 2080 मुझे समझ नहीं आया, एक बार ये थोड़ा अपडेट कर। 1090 क्या है कि देखिए, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान क्या होते थे कि आप इससे पहले देखेंगे कि लोग पहले इकट्ठे पेमेंट करते थे, डाउन पेमेंट 90% पेमेंट करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एनसीआर के अंदर बिल्डर्स के फ्रॉड एक्टिविटीज चालू हुई, कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई, कई प्रोजेक्ट डाउन हो गए, तो फिर बिल्डर्स ने अपना थोड़ा सा लोगों के विश्वास जगाने के लिए उन्हें कंस्ट्रक्शन प्लान निकाले कि हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान निकालेंगे, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे पेमेंट करनी होगी। जबकि उसके अंदर भी आप देखेंगे बिल्डर 90% पेमेंट तब ले लेता है जब उसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, और स्ट्रक्चर के बाद भी कम से कम उसके अंदर 40-50% पैसा लगता है। बट वो कई बिल्डर जो नॉर्मली प्रोजेक्ट को रोकते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद रोकते हैं, क्योंकि तब तक 90% पेमेंट आ चुकी होती है। तो मतलब बेसिकली दिस इज ऑल्सो लूप होल। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें रेरा को सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, अथॉरिटी को सोचनी चाहिए, क्योंकि 90% पेमेंट जो है स्ट्रक्चर पे ले ली जाती है। और आप जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे एनसीआर के अंदर फंसे हुए हैं, वो ऐसे ही हैं जो 90% पेमेंट के बाद बिल्डर गायब हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम बिल्डर का ट्राई करता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जो जो पेमेंट है सारी मैं ले लूँ। तो पेमेंट प्लान इसी तरीके से बनाया जाता है कि हम जो है सारी पेमेंट स्ट्रक्चर खड़ा होने तक ले लें। तो कंस्ट्रक्शन प्लान में तो ये लूप होल था। फिर अब उसके बाद जैसे मार्केट गिरना चालू होती है तो बिल्डर को ये लगता है कि अब कोई पैसे तो लगा नहीं रहा, तो फिर इस तरीके से पेमेंट प्लान स्कीम्स निकाली जाती हैं। पहले निकाली जाती है 50-50, 50% आपको अभी देना है, 50% ऑन पोजेशन देना है। उनको भी उसको भी उन्होंने ऑन पोजेशन ना करके ऑन ओसी कर दिया। हाँ, कमीशन सर्टिफिकेट। हाँ, और फिर तब भी नहीं बिकता, फिर करते हैं 30-70। तो मैक्सिमम बिल्डर ये ट्राई करता है कि किसी तरीके से मेरा कस्टमर एक तरह से बुक हो जाए। जिन बिल्डर की पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फाइनेंशियली अच्छे स्ट्रांग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि बस हमें तो कस्टमर ही बुक करना है, तो क्यों ना 1090 के पेमेंट प्लान दे दिया जाए। जो थोड़े से बड़े बिल्डर्स हैं जिनको पता है फाइनेंशियली हम रिच हैं, तो हम केवल कस्टमर ही तो पकड़ना है, माल भी तो बेचना है। अगर हमने माल नहीं बेचा तो बाद में भी इशू आ सकते हैं, तो इसीलिए वो 1090 के पेमेंट प्लान निकालते हैं, कम से कम माल तो बिक गया हमारा। तो लेकिन रेट उसके ज़्यादा रखते हैं, नॉर्मली 20-30% ऊपर, ये हमारा माल भी बिक गया। जो एक्चुअल में ब्याज जो बिल्डर को देना पड़ेगा वो आपसे ले लेते हैं सीधा। मतलब अगर प्रॉपर्टी सपोज 15,000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचनी है, तो वो आपको 18,000 रुपये स्क्वायर फीट में 1090 के पेमेंट प्लान में एंटर कर देते हैं। बेसिकली बस महंगा बेचने के लिए। हाँ, महंगा बेचने, कस्टमर बनाने के लिए, अदरवाइज वो बिकेगा नहीं। अगर वो सेम प्लान में सेम रेट में बेचेंगे तो वो बिकेगा नहीं। उससे 10-20% ऊपर रेट बेच के और 1090 का पेमेंट प्लान आप कर दोगे, तो कई लोगों के माइंड में रहता है कि चलो यार अभी लगा देते हैं, 3 साल में तो रेट बढ़ ही जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप 30% 20% अपफ्रंट वैसे ही महंगा खरीद रहे हो, ऑलरेडी प्रीमियम दे रहे हो आप। जिन लोगों ने उसी प्रोजेक्ट के अंदर सपोज कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में लिया है, उसने सपोज 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है, आप उसके अंदर 1090 पेमेंट प्लान में एंटर हो रहे हो, आप 16,000 रुपये के रेट में
आपने 3,000 रुपये तो एक्स्ट्रा दे ही दिए। हाँ तो ऑटोमेटिकली जब आप पोजीशन पे जाओगे तो 13,000 वाले का सपोज 16,000 रुपये रेट हुआ, तो आपके तो जीरो बड़े पैसे। करेक्ट करेक्ट। तो लेकिन लोग उस टाइम पे ये सोचते नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है। माहौल ऐसा माहौल इसी बना तरीके दिया। से बनाया जाता है कि आपको लगता है बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है, केवल 10 यूनिट बची हैं, आप ले लो, वरना फिर ये स्कीम निकल जाएगी। अच्छा, ये लिमिटेड इन्वेंट्री की बात से आया कि यार मैं तो आप कहीं भी जाओ किसी भी प्रोजेक्ट में, पहले तो वो सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, उसके बाद आपका वो प्रोजेक्ट का बुकिंग प्राइस जब आएगा उनका, वो बुकिंग प्राइस देंगे कि भैया आप प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, इसका ये प्राइस है। उसके 1.5-2 महीने बाद बोलेंगे कि अब ये प्राइस हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं भी जाओ वो बोलेंगे सर इस दिन डेट रिवाइज हो जाएंगे, आप अभी बुक कर लो, नहीं तो डेट रिवाइज होने के बाद ये रेट आ जाएंगे। तो ये क्या बना रखा है सर। सॉफ्ट लॉन्च रेरा भी नहीं आया उनका, खाली लैंड उन्होंने एक्वायर किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम बुकिंग ले रहे हैं। तो इज़ इट गुड गुड टेक टू टेक दिस और नहीं? देखिए ये बड़ी ही रिस्की मैं कॉल कहूँगा इसे, क्योंकि ये बेसिकली वर्चुअली दुनिया है। क्योंकि जैसा आपने बोला, बिल्डर जो है लैंड ले लेते हैं, उस टाइम पर ये सॉफ्ट लॉन्च का निकालते हैं। कई बिल्डर तो उन्होंने लैंड परचेज भी नहीं की होती, अच्छा। चेक लेना चालू कर देते हैं। आपको नहीं पता, आप तो कोई बिल्डर की ना रजिस्ट्री देख रहे हैं ना कुछ, आप तो केवल जो कॉल ले रहे हैं, आप जो आपको कॉल आया एजेंट की तरफ से, आपने उसके वहाँ पे कॉल लिया कि हम सॉफ्ट लॉन्च के अंदर ये रेट है, हम इसके अंदर एंटर कर लेते हैं। बट आपको नहीं पता उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हुई है कि नहीं हुई। बिल्डर एक माहौल चेक करता है कि रेट हमें क्या मिल जाएगा। अगर बिल्डर ने बाद में वो चीज़ सील करी तो उसको पता नहीं चलेगा भाई रेट क्या हम खोलें, क्या हमें रेट मिलेगा। तो बिल्डर देखता है कि हमने अभी माल बेचना चालू नहीं किया, अभी सबसे पहले देखें रेट हम क्या कोट करेंगे। हाँ सबसे पहले वो अब बोलेगा कि आप 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में चेक उठाना चालू करो। तो ओके। सपोज उस रेट में चेक नहीं उठ रहे तो बिल्डर 12,000 में लॉन्च कैसे करेगा। हाँ, तो बेसिकली रेट को भापने के लिए हाँ, करते हैं ऐसा। रेट को भापने के लिए सबसे पहले आप सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च एंड देन लॉन्च। तो ये इस तरीके से बिल्डर अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करता है अपने चैनल पार्टनर के थ्रू, जिससे एक हमें एक्चुअल रेट पता चल जाए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो आपको लेकिन ऐसे उसके अंदर नहीं एंटर होना है। बट आज की डेट में 80-90% लोगों के माइंड में बिल्डर ने ये चीज़ घुसा दी है कि अगर आप प्री लॉन्च के अंदर आप एंटर करेंगे तो आप बेनिफिट रहेंगे, आपको फर्स्ट रेट मिलेगा। हाँ बट बाद में आप 3-4 साल बाद आप जब देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मतलब मैं ठगा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन की जो दुनिया है ना, ये बहुत ही रिस्की दुनिया है। इसके अंदर केवल उन्हीं लोगों को एंटर होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। ओके। इवन जो चैनल पार्टनर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही अगर इस फेस के अंदर या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो सही है। अदरवाइज जो एंड यूज़र हैं वो अगर प्री लॉन्च में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो मतलब जैसे जुआ होता है ना, वो वाली चीज़ है। जुआ में कई बार लोग सक्सेस हो जाते हैं तो उसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो हमने तो जीत लिया। तो ये वही चीज़ है। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसे बिल्डर के साथ और ऐसे वर्चुअल रेट के साथ आप एंटर करें। तो ये आप मतलब आप बेसिकली क्या सजेस्ट करोगे, अंडर कंस्ट्रक्शन बना हुआ या जो मतलब 2-3 साल हो गए हैं बन बन के बस अगले साल पोजीशन होने वाला है? देखो, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में अगर आपको लेना है, थोड़ा सा रेट कम लेना है एज़ कम्पेयर टू रेडी टू मूव, तो आप ऐसी स्टेज में जाओ जहाँ पर फिनिशिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पर है, मतलब स्ट्रक्चर के बाद वाली जो टाइम है। हाँ मतलब बेसिकली खरे इंटीरियर्स बचे हैं। हाँ, बस इंटीरियर्स बचे हैं। आपको लगता है कि अब 6 महीने में, 4 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके। उस टाइम पर क्या है, मिनिमम रिस्क होता है। आपको पता है कि अब चीज़ें मिल ही जाएंगी आपको। हाँ और उस टाइम पर भी बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो एग्जिट होना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं जिनके पास बैलेंस पेमेंट देने के लिए नहीं होती। खासकर उन लोगों के पास जिन्होंने 50-50 पेमेंट प्लान में लिया है या 30-70 में लिया है, तो उनके पास पैसे नहीं है सफिशिएंट। उनको लगता है हमने जब डिमांड आ गई है उसके बाद फिर हम नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बिल्डर पेनल्टी लगाएगा हमारे ऊपर। तो इसलिए वो टाइम फिर भी ठीक है कि आप ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका मैक्सिमम रिस्क खत्म हो चुका है इस टाइम पर। ओके। तो ढूंढते कैसे हैं ऐसे लोग, आप ढूंढने कैसे? नॉर्मली आपको ये भी चीज़ें वही बताएंगे जो चैनल पार्टनर हैं बिल्डर के, वही बताएंगे। बट उनका बिल्कुल भी इसके अंदर वो रहता नहीं है इंटरेस्ट। रीज़न यही है, उनका मेन मोटो ये रहेगा कि बिल्डर की प्रॉपर्टी आपको कमीशन वहाँ से में कमीशन बिल्डर ज़्यादा देता है, उसके अंदर 1% कमीशन रहता है, तो किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता कि आपको वो चीज़ दी जाए। आपसे उसी का प्लस पॉइंट बताया जाएगा, सर आप बिल्डर की लीजिए, उसके अंदर आपको मैक्सिमम ये चीज़ मिल जाएगी, या मॉडलर किचन मिल जाएगी। पुरानी फ्लैट है उसके अंदर मॉडलर किचन नहीं थी, उसके अंदर आपको चिमनी मिल जाएगी, गीज़र मिल जाएगा, वो आपको बेनिफिट्स गिनाएंगे उसके। बट वो चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप मार्केट में रीसेल से लो। हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि जो बंदे हैं ना सिर्फ आजकल जो प्रोजेक्ट लोग बेचते हैं गड्ढा खुदा हुआ भी या कुछ भी, कि रेरा का अप्रूवल आ गया है जी, और रेरा तो आजकल बहुत हार्श हो गया है ना। तो ये हार्श हो गया तो डिलीवरी तो होनी ही होनी है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऐसे क्यों बेचे जा रहे हैं कि हाँ? देखिए, ये तो मैं आपसे
सीधे तौर पर ये चीज़ बोलूँगा कि रेरा आने के बाद थोड़ा बेनिफिट तो हुआ है कंज्यूमर को, लेकिन कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ कि आप रिस्क फ्री आप आँख बंद करके चीज़ें ले लें, क्योंकि रेरा के पास जो है पावर नहीं है। रेरा बस अपनी तरफ से बोल देता है, बिल्डर को बोल देता है, बट लेकिन एक्चुअल में उसके पास कुछ अपनी तरफ से पावर नहीं है। बिल्डर को बोल दिया कि पेनल्टी लगा दी, बट बिल्डर के ऊपर कि वो देता है नहीं देता है उसके पास, तो इस चक्कर में आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। अल्टीमेटली फिर आपको बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल केस में जाके लड़ना पड़ता है। जैसे कि एस्पायर के प्रोजेक्ट्स में चली हाँ, है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और ये चीज़ बिल्डर को भी पता है, इसलिए बिल्डर भी आपसे खूब ऐसे चौड़े होकर बोलता है कि हाँ आप जो कर लो, जो करना है आपको, क्योंकि बिल्डर की अपनी एक टीम है बैठी हुई है, लीगल टीम। उसने आधे से ज़्यादा पैसा तो लीगल पे लगा रखा है, तो आप उससे कैसे लड़ लोगे? कैसे लड़ लोगे आप? तो ये बात तो सही तो है। इसलिए मतलब आप ये सोचते हो कि मैं लीगली ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि रेरा आ गया तो हम बिल्डर का ऐसा कर लेंगे। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक उसकी तो एक डेडिकेटेड टीम है, वो तो आपसे ही पैसा लेके आपके ऊपर खर्च रहा है। जो लीगल भी टीम रखी है उसने, वो भी आपके पैसे से ही रखी तो है। घुमा के वो आप ही हाँ, आपके ऊपर ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया कि कितने लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया, अब रेडी टू मूव होने के बाद जो उनसे प्रोमिसेस किए, ये आपको मिलेगा, वो मिलेगा, हाँ यार, ये वो चीज़ चीज़ें मिलती नहीं है। जो प्रोस्पेक्टस में चीज़ें दिखाते हैं एक्चुअली में ट्रू भी होती हैं, जिस सपने बेचने की। आधी से ज़्यादा सपने ही होते हैं, क्योंकि जब से मार्केट ने बूम किया है पिछले 4-5 साल में, तो कुछ ना कुछ लोगों को यूनिक चीज़ें दिखानी है। तो ये एक फैशन हो गया है मार्केट के अंदर, प्रीमियम प्रोजेक्ट, लग्जरी प्रोजेक्ट, अल्ट्रा लग्जरीज। हर प्रोजेक्ट वही है। कोई सा भी आप देखो, नॉर्मल प्रोजेक्ट नॉर्मल तो है ही नहीं, सब अल्ट्रा लग्जरीज ही है। अब मिडिल क्लास है, मैक्सिमम हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास है, तो उनको एक नॉर्मल प्रोडक्ट चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। भाई मुझे रहने के लिए घर चाहिए, तो कम से कम एक नॉर्मल प्रोडक्ट ही चलेगा, क्योंकि पोजीशन के बाद की दुनिया अलग है छलावे वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस चार्जेस हैं। आपने लग्जरी के नाम पे चीजें खरीद ली, बाद में फिर पैसा बिल्डर लेगा भी तो मेंटेनेंस लग्जरी वाले देगा, चीज लग्जरी वाली नहीं, लेकिन चीजें भी, मेंटेनेंस चार्जेस भी आपसे जो चार्ज करेगा वो ऐसे करेगा जो फिर एक किराए के बराबर होंगी। तो जो नॉर्मली ऐसे हमारे को जो मेंटेनेंस चार्ज स्टार्टिंग में बताते हैं उससे ज़्यादा होता है मेंटेनेंस चार्ज तो आपको बताते ही नहीं है कोई। नहीं, जैसे आजकल वो बोलते हैं कि हाँ इतना मेंटेनेंस चार्ज होगा, वो आपको कभी भी अपने प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस चार्ज नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपको ऐसे बोल देंगे, सर कि आज की डेट में जो मेंटेनेंस चार्ज है यहाँ का ये चल रहा है। जैसे अभी सेक्टर 150 में एक सोसाइटी है, उसका 5 रुपये स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस चार्ज है। कितना रुपए? 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट? हाँ, तो अगर आपने 1500 स्क्वायर फीट का अगर 7500, हाँ, तो लगभग 7,500 रुपये प्लस जीएसटी, मोटा मोटी 10,000 रुपये तो आपका मेंटेनेंस चार्ज है। ओके, और इसको बढ़ा भी सकता है वो बाद में? बढ़ा सकता है, क्योंकि जब तक बिल्डर के हाथ में चीज़ें कंट्रोल रहेगा तब तक वो मोनोपोली रहेगी उसकी, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। तो यार इस लूप होल को कैसे हटाएं अब हम? तो उसके अंदर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब लीगली कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, मान लो कल को मैंने कोई अच्छा प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी भाई दिखा सपने बेचने में ले भी लिया, और वो बढ़ा के 5 से कल 10 कर दे, तो मेरे तो 20,000 रुपये जा रहे हैं महीने के मेंटेन, मतलब साल के महीने के, सॉरी 20,000 रुपये महीने के जा रहे हैं मेरे। बिल्कुल, तो वो तो मेरा किराया ही हो गया, बेसिकली मैं किराए पे रह रहा हूँ फिर। मतलब एक ईएमआई और एक किराया दोनों साथ साथ चलेंगे आपका एक तरह से। तेरी तो यार ये कोई नहीं बताता है लूप होल्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम बोल के ही इसलिए बेचा जाता है जिससे कि मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ाई जा सके। हाँ, तो अब कमल जैसे ये हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की, अभी आजकल हम कहीं भी जाएं ये भी सोल्ड आउट है, वो भी सोल्ड आउट है, ये भी सोल्ड आउट है, तो कहाँ जा रहा है ये सब, मतलब कौन खरीद रहा है? देखिए, ये तो कितना माल बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है ये तो आपको बिल्डर ही बताता है। हाँ, डेटा तो उसी से आता है। डेटा, उसको डेटा शेयर जो चैनल पार्टनर है वो अपने चैनल पार्टनर को शेयर करता है। चैनल पार्टनर आपसे बोलते हैं कि सर सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है, हाँ, लेकिन वही चीज़ आप 3 महीने बाद उससे पूछो कि इसमें कोई प्रोजेक्ट में उस प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो बोल देगा सर मिल जाएगी, हाँ, उस रेट में नहीं मिलेगी जो 3 महीने पहले थी। हाँ, 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 अल्टीमेटली उन्होंने वो चीज़ें पहले से ही स्टोर करके रख ली ताकि आगे और महंगे दामों में बेची जाए, जिससे कि फोमो क्रिएट हो, काला बाजारी बेचेगी कि जब चीज़ों तक को उनको ये लगेगा मार्केट के अंदर चीज़ें बिक रही हैं या कस्टमर के माइंड में एक फोमो क्रिएट हो रहा है और हम महंगा करके बेच पाएंगे, तो वो आपको दे देगा। तो अब ये पता कैसे चलता है कि यार अब मार्केट मतलब एक्चुअली में सैचुरेट हो गई है, अब यहाँ से ना ऊपर नहीं जाएगी नीचे ही आएगी, तो ये क्या सिग्नल होते हैं, हमें पता कैसे चलता है? सिग्नल तो देखो, आज की डेट में आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने जाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप की मार्केट में क्या माहौल चल रहा है। जैसे आज की डेट में मैं आपको बोलूँ, पिछले 7-8 महीने से मार्केट में कस्टमर नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ही सेलिंग नहीं हो रही है मार्केट में, बट लेकिन जो एक नॉर्मल कस्टमर है उसको ये चीज़ें नहीं पता, वो तो यही सोचता है कि इस टाइम धड़ल्ले से सब चीज़ें बिक रही हैं, बिके जा रही हैं, लेकिन उसको एक माहौल बनाना है उस बिल्डर को उसके सामने, तो वो इसी तरीके से प्रोजेक्ट करेगा कि सब चीज़ें बिक रही हैं, ये सोल्ड आउट हो गया। अगर उसने ये चीज़ आगे प्रोजेक्ट कर दी कि चीज़ें बिक ही नहीं रही, तो जो कस्टमर आने हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये चीज़
तरीके से आपको चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऑफिस आइए या बिल्डर के ऑफिस आइए, जिससे आपको एक माहौल आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाए और वो चीज़ें देख के आप 4 लोगों को और बताओ कि मैं लेके आया हूँ, आप भी लीजिए। नहीं तो फिर आगे चीज़ें इस रेट में नहीं मिलेंगी। हाँ करेक्ट। माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी होती है माउथ एक टू माउथ तरीके से। मार्केटिंग करके उन्होंने बेसिकली इसको बेच दिया है। ये बात सही है। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हम हमारे जो घर वो भी बोलते हैं बिल्डर्स भी गए कि प्रॉपर्टी के रेट तो कभी नहीं गिरते, प्रॉपर्टी के रेट तो कभी नहीं गिरते। मतलब आप बोलोगे स्टॉक, मतलब वो ऐसा फंडा देते हैं स्टॉक्स भी गिर जाएंगे, आपका पैसा पड़े पड़े ना इन्फ्लेशन की वजह से कम भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है। ऐसा क्यों? देखिए ये चीज़ें तो मैंने बहुत बार लोगों के साथ शेयर किया है कि प्रॉपर्टी के रेट वो रेट नहीं गिरते जो आपने सही रेट में खरीदे हैं। जो चीज़ें आपने ओवर प्राइस रेट में खरीदी हैं वो तो गिरेंगी ही गिरेंगी। तो ये पता कैसे चलेगा हमें? आप मार्केट में जैसे आज जो रेट आप ले रहे हैं, 2 साल बाद 2.5 साल बाद आप देखेंगे आपको यही रेट मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो रेट आप बिल्डर आपको कोट कर रहे हैं वो ओवर प्राइस रेट है। वो अगले 2-3 साल पहले के रेट आपसे आप मांग रहे हैं। हाँ। वो इसीलिए मांग रहे हैं, उनको मालूम है इस टाइम एक माहौल बना हुआ है, तो हम किसी भी तरीके से आपसे वो चीज़ें जो रेट आपसे चार्ज करेंगे आप देने के लिए आएंगे। लेकिन जब वो चीज़ें बेचने जाएंगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि जो मैंने रेट खरीदा था वो महंगा था, क्योंकि जब मैं बेचने जा रहा हूँ वो चीज़ें रेट में बिक नहीं रही आज की रेट। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 146 के अंदर एक बिल्डर का प्रोजेक्ट आया था। वो लगभग उसको 2 साल हो गए, और जब वो चीज़ें चैनल पार्टनर ने बेचना चालू किया था वो प्रोजेक्ट लाइन लग के बिका था। अच्छा। हाँ, और हमने अपने वीडियो में सजेस्ट किया था कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि उसके साथ में ही मालगाड़ी की एक लाइन जा रही थी और उससे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डंप यार्ड था। जैसे अपने गाजीपुर का यार्ड एक वहाँ पर भी डंप यार्ड है सेक्टर 145 में। तो वो उस प्रोजेक्ट से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। तो वहाँ पर मैंने कहा आप लाइफ टाइम वहाँ पर रह नहीं पाएंगे उस प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए एज ए एंड यूज़र। और जो रेट है वहाँ पर वो एक्चुअल में है नहीं जो वो बिल्डर कोट कर रहा है, बट एक ब्रांडेड नाम था मार्केट में, तो इसलिए लोगों ने लाइन लग लग के प्रोजेक्ट खरीदा। 2 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गया। ये लिस्टेड कंपनी है कोई, राइट? समझ गया मैं किसकी बात कर रहे हैं। तो अब आज की डेट में जिन लोगों ने खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट करी थी, चैनल पार्टनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट करी थी, आप खरीद दो 30% पेमेंट कर दो, वहाँ एग्जिट करवा देंगे, वो सब गायब हो गए हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी वो हमें कॉल करते हैं, सर 500 रुपये नीचे पे सेल करवा दीजिए, 10 लाख रुपए नीचे पे सेल करा दीजिए, क्योंकि जिन चैनल पार्टनरों ने प्रॉमिस किया था सर 30% पेमेंट कर दो हम बिकवा देंगे, बिक ही नहीं रहा मार्केट में। क्योंकि आप देखेंगे बिल्डर का माल तो सब बेचने के लिए तैयार रहते हैं, कस्टमर का माल कोई बेचने के लिए तैयार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो कुछ पैसा दे नहीं रहा। कस्टमर तो ये सोच रहा है कि मैं जो बिल्डर से ले रहा हूँ वो चीज़ मेरा कोई दूसरा एजेंट बेच देगा और ये चीज़ फ्री में प्रॉफिट में ये पैसे बना लूंगा। हाँ, बट लेकिन जो मार्केट में आपसे लोग बैठे हैं वो आपसे ज़्यादा चालू हैं इन मामलों में। तो वो तो पहले माल ही वही बेचेंगे जो बिल्डर का माल है। बिल्डर का माल आपको एक माहौल बना के बेच दिया जाएगा, लेकिन जब कस्टमर वही माल बेचने जाएगा तो वो माल उससे कम रेट में भी नहीं बिकेगा। और वही चीज़ अगर आपकी कोई एक्चुअल प्रॉपर्टी है जो वैल्यू फॉर मनी है, जैसे कि प्लॉट्स होते हैं, आप उसको बेचने जाओ तो बिकेगी, क्योंकि वो चीज़ माहौल बना के नहीं बेची जाती है। वो कभी देखेंगे प्लॉट्स का ज़्यादा, हाँ, कोई मार्केटिंग नहीं करता प्लॉट्स की, बिल्डर ही करते हैं। बिल्कुल। अगर आपसे आप प्लॉट खरीदने जाएंगे तो आपको बंदे बोलेंगे आप प्लॉट्स क्यों खरीद रहे हैं? सर प्लॉट्स के अंदर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपको लग्जरी एमिनिटीज़ नहीं मिलेगी। तो वो आपको जो जो चीज़ें उन्होंने रट्टा मार रखा है जिस चीज़ का कि ये लग्जरी एमिनिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों का माहौल देखो ना। आप जाके रिसर्च करो नोएडा के अंदर जो जो बिल्डर ने पहले कमिटमेंट करी थी या जो जो चीज़ें बनाने का प्रॉमिस किया था उनकी हालत क्या है, और उसके बिल्डर क्या चार्ज कर रहा है, वो एक्चुअल में उसकी वर्थ है भी कि नहीं है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो। वो चीज़ तो आप अपने खुद इंडिपेंडेंट बना सकते हो प्लॉट के अंदर जितना बिल्डर चार्ज कर रहा है। करेक्ट। और उससे अच्छी बन सकती है, उससे अच्छी बन सकती है। इवन उसका मेंटेनेंस से भी आपका जो खर्चा आएगा अगले 5 साल का वो भी निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी एक बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 94 के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है बिल्डर का, 20 करोड़ रुपए का। 20 करोड़ रुपए का फ्लैट? हाँ, 20 से 25 करोड़ के अंदर फ्लैट आ रहे हैं। अब आप सोचिए 20 से 25 करोड़ के अंदर तो मैं नोएडा के अंदर एक 1000 गज की कोठी बना लूंगा, तो उसके अंदर तो सब चीज़ें मेरी खुद की एमिनिटीज़ रहेंगी और अगले 5 साल की मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगी उसके अंदर। ओ भाई साहब। और फ्लैट के अंदर मतलब ऐसा क्या होगा। हाँ। तो बस ये एक एड्रेस के लिए या एक शो ऑफ के लिए चीज़ें आप ले लो, तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास तो ले नहीं सकता, या तो जिस पे एक्स्ट्रा पैसा है, काला बाजारी का पैसा है, वो ले सकता है। एक्चुअली में इसी वजह से आई थिंक ये हाइक भी करा हुआ है। नहीं मतलब सारी प्रॉपर्टी तो आप नहीं कह सकते कि वो केवल ब्लैक मनी के चक्कर में सेल हो रही है, ऐसा तो नहीं है, बट लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें सपोर्ट करती हैं ब्लैक मनी को इस इंडस्ट्री के अंदर। और ये सबसे बड़ा रीज़न है इस इंडस्ट्री का जो हमारे इंडिया के अंदर जो है कि जो रियल एस्टेट आप देखते हैं ग्रो कर रही है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, वर्चुअली भी बढ़ रही है, बट लेकिन मैक्सिमम जो
हम देखते हैं कालाबाजारी का पैसा वो इसी इंडस्ट्री के अंदर लगता है। तो जैसे कमल जी आप बोल रहे हैं कि जो बंदा बेचने जाता है उसको उतने का बिकता नहीं है, इसलिए वो बेचता नहीं है, इसलिए बेसिकली नोशनली उसको लगता है कि उसका प्राइस बढ़ गया है, और वो एक्चुअली में होता नहीं है, और इसलिए रियल एस्टेट का प्राइस कभी घटता नहीं है क्योंकि वो बेचता ही नहीं है उसको। बिल्कुल, जब आपने कोई सपोज प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की खरीदी हाँ। और 1 साल बाद कोई आपसे बोलेगा कि सर आप इसको पौने 2 करोड़ रुपए की बेच दो, हम्म, तो आप बेचोगे ही नहीं। आपने जब महंगी खरीदी है हम्म, तो आप सस्ती क्यों बेचोगे? हाँ, आप कहोगे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपका प्राइस करेक्शन नहीं होता, टाइम करेक्शन होता है। हाँ, आपने वो चीज़ 2 साल रख के, 3 साल रख के, 4 साल रख के, 5 साल रख के जब चीज़ें बेची, आपको 20-25 लाख रुपए ऊपर भी मिल गए तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, चलो हमने कुछ तो ऊपर मिला। हाँ, लेकिन अगर आप उसकी आरओआई निकालोगे, हम्म, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि अगर कोई भी आप शेयर ले रहे हैं, आप 1 साल 2 साल रख के निकालते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है हम्म, और आप अपने हिसाब से जब मर्जी आप एग्जिट हो सकते हैं। हम्म, बट रियल कंट्रोल आपके हाथ में है। कंट्रोल आपके हाथ में है। रियल एस्टेट के अंदर तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार कंट्रोल आपके हाथ में नहीं नहीं है। तो इसलिए आप इसको एक तरह से एसेट भी नहीं कह सकते। एसेट वो चीज़ होती है जब आप जिस टाइम उसको जब चाहो कैश कर लो। लिक्विडिटी हो। हाँ, इस पे तो लिक्विडिटी नहीं है। आपने प्रॉपर्टी तो 5-5 करोड़ की खरीद ली, 4-4 करोड़ की खरीद ली, हम्म, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या उसको भोगने के लिए कस्टमर तो है ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर। हम्म, मार्केट में तो है ही नहीं, मिडिल क्लास की तो रीच ही नहीं है कि वो 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट खरीद ले। तो एक्चुअली में मेरे साथ, मैं एक स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ, मैं रियल एस्टेट में एक्टिव नहीं था। एक्चुअली में ये जो कोविड के बाद ये जो हुआ है ना रियल एस्टेट के साथ, मतलब मैं एक अच्छा इन्वेस्टर मान लेता हूँ अपने आप को कि मैं अच्छे खासे रिटर्न बना लेता हूँ। बट जब मैंने रियल एस्टेट को देखा ना कोविड के बाद, तो मुझे लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब एक स्टॉक मार्केट के बंदे को भी मुझे फोमो क्रिएट हुआ कि यार मुझे एक्चुअली स्टॉक मार्केट से अच्छा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। और जब मैं बिल्डर्स के पास गया, चैनल पार्टनर के साथ गया, उन्होंने मुझे बिलीव करा दिया ये चीज़ कि हाँ सर बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है और पैसे भी बना लेते हो आप। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है और ये बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि लोग ऐसा क्रिएट करते हैं। और आई थिंक मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, कमल जी किसी भी का भी नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम पहले फेस हुई है हमारे साथ ऐसी कि हम उन, बट हम व्यूअर्स को फिर भी सही बल बोध बताना चाह रहे हैं जो अनफिल्टर्ड एलिमेंट हैं कि वो कैसे चीज़ें चलती हैं। अब कमल जी मुझे ये चीज़ बताइए कि जो आपने बोला कि जैसे आप बोला कि एक प्रोजेक्ट है उसके बीच डंप यार्ड है या लाइन है ट्रेल की लाइन, तो ऐसी कोई चेकलिस्ट है जिससे कि मैं ये बता सकूँ कि हाँ ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा फायदा होगा नहीं है, मुझे लॉस ही होगा। तो ये ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं कि ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी है कि आज की डेट में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जो उसके रेट हैं मार्केट में, वो रेट है भी कि नहीं सस्टेनेबल। क्योंकि आज आप अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, वो किस प्राइस में ले रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन जो होता है, वो एंटर करते टाइम होता है, एग्जिट करते टाइम नहीं। रेट आप किस रेट में एंटर हो रहे हो। जैसे आपने स्टॉक मार्केट की बात करी, उसके अंदर एक पी रेशियो होती है करेक्ट, जो उसकी एक्चुअली फंडामेंटल प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो वो इसके अंदर अगर आप सेम चीज मैटर करती है। अगर उसके आप एक्चुअल वैल्यू से अगर उसे महंगा खरीदेंगे तो हो सकता है वो टेम्परेरी बढ़ जाए, कुछ आपको दिखाई दे बढ़ती हुई, बट लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा यार कि मैंने चीजें महंगी खरीद ली। हाँ, तो फिर उसकी आपकी आरओआई नहीं निकलेगी। और इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, जैसे सपोज आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और 2 साल बाद आपने 1.25 करोड़ की बेच दी, तो आपको लगेगा यार मैंने तो अच्छे खासे पैसे कमा लिए। बट शेयर मार्केट में ये चीज आप इसकी आरओआई निकाल के देखो तो कुछ नहीं है, 12% की आई। लेकिन हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं कि हम 5 लाख रुपए लगाते हैं, 2 लाख रुपए लगाते हैं, तो उतना बड़ा अमाउंट ही नहीं होता, तो ऐसा लगता है बहुत छोटा है। इसके अंदर 5 लाख रुपए अगर 20% भी बच गए तो पता ही नहीं चलता कुछ कितना अमाउंट है। 10,000 रुपए बच गए तो कुछ अमाउंट नहीं लगता। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर हम लगाते हैं 2-2 करोड़ रुपए, तो वहां पर 25 लाख रुपए भी हो गए तो ऐसा लगता है बहुत है। बट अगर आप आरओआई निकाल के देखेंगे तो उसकी पता चला 12% आरओआई है, करेक्ट, तो बहुत बड़ी लगती है। और उसमें लिक्विडिटी भी नहीं है। हाँ, लिक्विडिटी भी नहीं है क्योंकि आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर बेचने के लिए। आप अगर बेचने जाओगे तो चीजें बिकेंगी ही नहीं। अच्छा, ये चीजें सबसे बड़ी धोखा आज की डेट में जो क्या है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबसे बड़ा धोखा यही चल रहा है कि आप अगर बेचने जाएंगे तो बिल्डर आपको बेचने नहीं देगा। उसने उसके ऊपर लॉक इन पीरियड लगा दिया। हाँ, 2 साल का लोकिन है। 2 साल के मतलब 2 साल के बाद भी नहीं बेचने देगा। जब तक उसका माल नहीं बिक जाएगा तब तक वो बेचने नहीं देगा। तो क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने चीज़ आपको सपोज 12,000 रुपये के रेट पे दी है, मुझे आज 16,000 रुपये के रेट पे बेचनी है। तो अगर आप 12 का रेट लेके और 13 या 14 में एग्जिट कर रहे हो तो उसको पता है कि अगर आप 14 में बेचोगे तो मेरा 16 में कैसे बिकेगा। ओके, तो लोकिन का ये भी घाटा तो है। लॉक इन का यही घाटा है क्योंकि बिल्डर को तो माल महंगे से महंगा करके बेचना है, हर साल फोमो क्रिएट करना है, बनावटी दुनिया है, वर्चुअली चीजें बेचनी है, तो एक्चुअल रेट पे तो बेच नहीं रहा वो। तो जो कस्टमर आएगा, जो नया कंज्यूमर आएगा, वो पुराने कस्टमर से कंपैरिजन करेगा क्या रेट है, तो वो ये देखेगा कि भैया मेरे को 14 में मिल रहा था, मैं 16 में क्यों लूँ, इसीलिए बिल्डर उसको लॉक कर देता है।
तो अब जैसे मुझे मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन जाके, यहाँ से हम डिस्कस ही कर रहे थे कि हमें जो अब फिनिशिंग के पास है प्रोजेक्ट वो खरीदना है, अगर उस टाइम तक बिल्डर का प्रोजेक्ट नहीं भेजे तो बेचना ही नहीं देगा वो, बिल्कुल। तो मैं खरीदूँ कैसे अब जाके कुछ मुझे? एक आधे एक ऐसे बिल्डर हैं जो अलाउ करते हैं, जो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही इतना पैसा ले लिया होता है हम्म, महंगा कर करके, तो वो आपको अलाउ करते हैं। कि हमारा पैसा बन गया भाई, तुम बेच लो हाँ, जो तुम बेच बेच लो। लो। हाँ, बट तुम आज के डेट में नोएडा के अंदर स्पेशली 90% बिल्डर हैं जो आपको अलाउ नहीं करते प्रॉपर्टी बेचने के लिए, जब तक कि उनका पूरा माल 100% बिक नहीं जाता। ओके यार, ये तो बहुत ही बड़े लूप होल्स हैं। हाँ, तो ये आप देखेंगे, हमने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर लोगों को मैं बहुत अवेयर किया है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से चीज़ें ले रहे हो तो ये चीज़ें बिल्डर से सबसे पहले पूछो। हम्म, बिल्डर आपको बोल देता फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री। हाँ करो। फर्स्ट ट्रांसफ़र तो फ्री है, लेकिन ट्रांसफ़र भी अलाउ है कि नहीं, ये तो आपने पूछा ही नहीं। हाँ फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, लेकिन ट्रांसफ़र अलाउ है कि नहीं है। हाँ, सही है क्योंकि सही ट्रांसफ़र तो तभी होगा, अलाउ फ्री तभी होगा जब अलाउ होगा करना। है। सही है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ। और कौन जब ऐसे अगर मान लो कि मुझे मुझे बनाना है कि मैं किसी प्रोजेक्ट में गया अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कैसे कौन से पेचीदा क्वेश्चन होते हैं जो मुझे एक्चुअली में मैं चैनल पार्टनर को पूछने चाहिए, ताकि मुझे क्लैरिटी होगी प्रोजेक्ट में हाथ डालना भी है नहीं डालना है। तो जैसे आपने बोला कि एक तो ये फर्स्ट ट्रांसफर फ्री बोलते हैं, उसको ये पूछो कि ट्रांसफर अलाउड है कि नहीं है, हाँ, कितने दिनों बाद अलाउड है। कितने दिनों बाद। दूसरा, भाई सबसे पहले तो आपको रेट ही पता होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो जितनी भी प्रॉपर्टी बिक रही है वो 99% प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो एंटर करने लायक ही नहीं है रेट। तो ये पता कैसे चलेगा ये महंगा है और ये सस्ता है? आप आज की डेट में रेट कंपैरिजन कर लो, जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ सिद्धार्थ हाँ, में। तो जब वो प्रोजेक्ट आया नहीं था, जब स्टार्टिंग में उसकी प्रमोशन चालू हुई थी लास्ट ईयर, लगभग सितंबर अक्टूबर के टाइम पर, तो चैनल पार्टनर ने उसकी मार्केटिंग करना चालू करी। तब उसका कुछ रेट कुछ और था माइंड में कि ये इस रेट पर आएगा। तो जो आसपास जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट थे वो थे लगभग 6,000 रुपये 5,000 रुपये के रेट पे। जब धीरे धीरे बाकी बिल्डर्स को भी ये लगा कि यार वो उसके रेट महंगे आ रहे हैं, तो उन्होंने 6,000 रुपये का रेट 10,000 रुपये कर दिया विद इन 3 मंथ्स। जो रेडी टू मूव थे। हाँ, ओके। मतलब लोगों को भी लगा कि यहाँ पर प्रेस्टीज आ रहा है तो ये रेट होंगे। अब वो फाइनली लॉन्च हुआ 12,000 रुपये के रेट में। हाँ, 11-12 तो हज़ार जो दूसरे आसपास बिल्डर थे उन्होंने भी रेट कर दिया अपना 12,000 रुपये 13,000 रुपये। मैंने सिर्फ देखा देखी में। देखा देखी में, हाँ, एक्चुअल में उसकी वर्थ ही नहीं है वहाँ पर हाँ, जिस रेट में उन्होंने लॉन्च किए। लेकिन जब प्रेस्टीज आ गया तो बाकी सब ने भी वो रेट कर दिए। तो आज की डेट में मुझे कैसे पता चलेगा एक्चुअल रेट इसका कितना है? मैंने बताया आपको रेंट, आप रेंट पता कीजिए आज की डेट में रेंट कितना है। उस हाँ, प्रॉपर्टी पे आपको रेंट ही नहीं आएगा। जो प्रॉपर्टी 6,000 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की वर्थ रखती है, हाँ, तो आप उसका रेंट देख लीजिए क्या है। हाँ, करेक्ट। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, उसका 15,000 रुपये रेंट आ रहा है, हाँ, तो उसका 1.5% भी नहीं वो हुआ। अच्छा, इसमें ना एक कंट्रोवर्शियल भी आता है, चीज़ें बोलते हैं लोग कि नहीं, जो नई बिल्डर्स हैं ना, वो मीवान कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, नई टाइप की कंस्ट्रक्शन है, क्लब हाउस नए टाइप के हैं, एमिनिटीज़ नई टाइप की हैं, है ना, आपका एरिया ऐसा है, बालकनी हर फ्लोर, मतलब ऐसे बेचने का उन्होंने बोला है कि क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन है इसलिए वो इतना महंगा है, पुराने वाला ईंटों से बना हुआ था, या मतलब ईंटें भट्टों से जो बनता था वो इसलिए महंगा सस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि वो महंगा हुआ है, एक्चुअली में ये अच्छा क्वालिटी का है इसलिए वो महंगा है। क्या ये बात सच है या वैसे ही बस ये नहीं, मतलब? माइवन कंस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो रहता है उस चीज़ का, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि पलस्तर वगैरह नहीं होता उसके। हाँ, माइवन में सीधा पुट्टी होती है, पेंट होता है, तो सीपेज वगैरह की इशूज़ नहीं रहते हैं। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ जाती है जिस हिसाब से बिल्डर ने रेट बढ़ा दी है, क्योंकि उसके अंदर लेबर भी नहीं लगती है, लेबर की कॉस्ट कटिंग हो जाती है उसके अंदर। ओके। तो ये तो मैंने आपको बताया, एक तरह से फोमो क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि जब एक्चुअल प्रोडक्ट निकल के आता है आपको तो एक्चुअल में तभी रियलाइज होगा ना। हाँ, ब्रोशर वाला तो निकलता हाँ, नहीं। ब्रोशर्स के अंदर तो आप जो अभी खड़े हुए आज की डेट में किस हालत में खड़े हुए हैं, इनकी आप ब्रोशर उठा के देखिए। हाँ, क्योंकि ये अच्छा तरीका है ये। 2021 में जो खड़े हुए हैं या 2022 में जो प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं, इनकी आप ब्रोशर उठा के देखिए ऑनलाइन, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया था और अब वो प्रोजेक्ट क्या निकल के आए हैं। तो यही चीज़ आपको, जब आप जो आज प्रोजेक्ट बेच रहे हैं वही चीज़ आपको वो चीज़ें मिलने वाली है। इसलिए हम तो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में जाइए, या जो बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज में है, अगर आप एक्चुअल कस्टमर है रहने के लिए, हाँ, तो आप वो प्रोडक्ट देखिए जो बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे हैं या ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं। बट लोगों के साथ दिक्कत यही है कि लोग पैसे मिनिमम से मिनिमम खर्चना चाहते हैं और आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहते हाँ, हैं। वो तो हर कोई लोग चाहता है। चाहते हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टी हो, माइवन पैसा भी हो कम और हो। सस्ता कम हो। हाँ, तो वो चीज़ें, दोनों चीज़ें पॉसिबल वो नहीं टू है। गुड टू भी ट्रू है, एक्चुअली में वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ठगा ही जा रहा है। बिल्कुल ठगा ही जा रहा है, तो ये- इसलिए लोग ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि हम जो भी लेंगे बिल्कुल अपग्रेडेड चीज़ लेंगे। हाँ, तो वो अपग्रेडेड चीज़ नहीं होती, रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ। तो उसलिए कस्टमर फंसते हैं उसके अंदर। अच्छा, कमल जी, इसमें आजकल बोलते हैं कि ना, लोगों को रहता है कि जैसे बच्चे हो गए ना तो एमिनिटीज़ चाहिए, है ना, अब ऊपर रहने का लोगों के साथ रहने का, एमिनिटीज़ के साथ रहने का एक अलग ही मज़ा है, तो पीपल
ट्राई टू प्रेफर कि सोसाइटी एक हाई राइज टावर में जाया जाए, जबकि हमारे जो हमारे पापा वापा होते थे वो बोलते थे कि यार अपना लैंड होना चाहिए, अपने लैंड पे रहने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो आज अब मुझे पूछना है कि इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहले मैं हाई राइज टावर पे आता हूँ और फिर मैं प्लॉट्स पे आता हूँ। तो हाई राइज टावर में आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स दिखते हैं? हाई राइज टावर में देखिए एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये रहता है कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि जो हम वैसे नॉर्मली सिक्योरिटी सोचते हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स घर में अकेले रहते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है। मैं उस तरीके की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे आप इंडिपेंडेंट हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जॉब करते हैं, आप जॉब पे जाते हैं तो पीछे घर में चोरी होना, तो जैसे कई जगह मैं देखता हूँ इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर तो घर ही खाली हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो वो सिक्योरिटी वगैरह नॉर्मली आपको सोसाइटी में मिल जाती है, क्योंकि मेन गेट पे आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, आपके टावर के नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, और कोई भी सोसाइटी से बाहर ट्रक वगैरह कुछ भी जाता है तो आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, गेट पास वगैरह रहता है, तो कोई भी ऐसी तरह की चोरी चोक करके जा नहीं सकता। तो इस तरीके की सिक्योरिटी आपको हाई रेज अपार्टमेंट में मिलती है, जो नॉर्मली आप इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर नहीं देख पाएंगे। बट अगर और दूसरा क्या है कि आपको सोसाइटी के अंदर एक पार्क रहता है इंडिपेंडेंट वगैरह, जो नॉर्मली आप इंडिपेंडेंट हाउस में देखेंगे जो हर जगह नहीं होता, ग्रीनरी मिल जाएंगी आपको सोसाइटीज़ के अंदर। बट जैसे एमिनिटीज़ वगैरह कहते हैं ना, एमिनिटीज़ वगैरह तो एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है, छलावा है। हाँ, वो सेलिंग चीज़ है कि आप किसी भी तरीके से आपको दिखाना है। स्विमिंग पूल 90% से ज़्यादा लोग जो है एमिनिटीज़ यूज़ नहीं करते सोसाइटी के अंदर। हाँ वो केवल दिखावा है। जब चीज़ें आपको दिखाई देती है आपको लगता है हाँ ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, जिम भी है सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, सब चीज़ें आपको। लेकिन जब एक्चुअल आप फ्लैट में रहेंगे ना तो आपको तब रियलाइज़ होगा कि कितने लोग उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। बस मंडे टू फ्राइडे में तो जॉब कर रहा है बंदा, इतना थका होता है, वीकेंड से बंदा बाहर चले जाता है घूमने। नहीं, तो सोसाइटी के अंदर भी बहुत इंसिडेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी कई सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा हुआ कि स्विमिंग पूल के अंदर करंट आ गया। करंट आ गया? हाँ, एक बच्ची मर गई उसके अंदर। तो अब पेरेंट्स के माइंड में जाता है कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, तो पूल यूज़ ही नहीं करेगा कोई। कोई यूज़ ही नहीं करते, कहीं कहीं डर से नहीं जाते। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। दूसरी चीज़ ये भी है ना, वैसे इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे और कितने पे कितना रेशो है, हाँ, ये भी तो डिपेंड करता है। बिल्कुल अब मान लो अब तो आप पूल यूज़ करने गए और पूरा पूल में भरे पड़े हैं लोग, तो तुम कैसे पूल में जाओगे? बिल्कुल। मतलब इतने जितने बड़े साइज़ के पूल होते हैं उस हिसाब से तो अगर आप आज के डेट में हज़ार 2,000 अपार्टमेंट के साइज़ की सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो पूल तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस तरीके से लोगों को। क्योंकि बिल्डर को भी पता है कि लोगों ने यूज़ नहीं करना, उनको भी पता है कि कितने कंज्यूमर आएंगे। ये केवल वही कस्टमर हैं जो एक्चुअल में, मैं आपको सही बताऊं, जो एमिनिटी जो यूज़ करते हैं ना सोसाइटीज़ के अंदर, वो करते हैं टेनेंट। हाँ जो रेंट पे रहते हैं उनको मज़ा आता है, वो तो फ्री में यूज़ कर रहे हैं, हाँ। तो उनको वो सबसे ज़्यादा यूज़र है। तो बेसिकली हाईर स्टैंड पे जाना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं आप है ना, बिल्कुल। क्योंकि यील्ड भी कम हो गई है ना, और एमिनिटी भी तुम भाई उसने लिया 3.5 करोड़ का फ्लैट, तुम यील्ड दे रहे हो उसके 2% का रेंट मान के चल लो, 2 से भी कम। अगर 3.5 में कम आता है, आज के डेट में आप खरीदे तो 2 से भी कम आएगा, बिल्कुल। हाँ, तो मान लो मैंने 3.5 करोड़ का फ्लैट लिया कोई, तो उसमें कितना रेंट मिल जाएगा? आप मान के चलो आज की डेट में आपको मिलेगा लगभग 70,000 रुपये, 60,000। बस। हाँ, इस तरीके से रेंट आएगा। ओ भाई साहब। जितने महंगे आपके अपार्टमेंट होंगे उतना ही सस्ता रेंट होगा, क्योंकि कंज्यूमर नहीं है। अभी नोएडा के अंदर या आसपास एनसीआर में देखेंगे तो जितनी प्रीमियम लग्जरी प्रॉपर्टी, आप सपोज कीजिए 4 करोड़ 5 करोड़ या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको भोगने वाले भी तो उसी तरीके से कस्टमर चाहिए। हाँ सही बात है। 1 लाख रुपए रेंट जो देगा वो फिर सोचेगा यार मैं खुद ही अपनी प्रॉपर्टी ना ले लूँ। सही बात है, जिसने 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हो, तो वो अगर 1.5 लाख रुपए रेंट देगा, तो उतने में तो अगर मैं प्रोजेक्ट ही बुक करके अब चाहे इससे नहीं इतने कम लग्जरी ले लूंगा थोड़ा, लेकिन अपना तो होगा। बिल्कुल। हाँ यार, ये पॉइंट तो बहुत सही है। बट और सबसे मेजर चीज़ होती है कि आप सोसाइटीज़ के अंदर देखेंगे कि आज के डेट में जिसकी कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई भी बिल्डर ना आपके उसके बारे में बताता आपको, ना कोई चैनल पार्टनर बताता, और इवन लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि लोग नॉर्मली वही सोचते हैं जो उनको बोला जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बेकार है। सबसे जो मेजर चीज़ होती है सोसाइटीज़ का पार्ट, वो है लिफ्ट्स। हाँ, लिफ्ट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो Correct. कोई नहीं सोचता, जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ करनी है। और हम देखते हैं कि आज की डेट में जैसे आपने देखा है जो स्विगी और जोमेटो वगैरह इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक लिफ्ट तो टोटल उसी से बिजी रहती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर मेड्स होती हैं और हम डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करते हैं, तो एक लिफ्ट तो टोटली इसी से बिजी रहती है। अब पहले जब ये हाई राइज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले G+8 के अपार्टमेंट आए, तब 2 लिफ्ट थी। फिर G+15-16 शुरू हुआ, तब भी 2 लिफ्ट थी। फिर G+20 हुआ, तब भी 2 लिफ्ट थी। अब G+40 हो रहा है, तब भी 2 लिफ्ट हैं। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट नंबर ऑफ लिफ्ट्स नहीं बढ़ रही। हाँ, रेशो कितना कम हो गया। और उसके अंदर क्या है कि एक लिफ्ट सडनली खराब हो गई,
और फिर तो बस फिर आप सोचिए फिर क्या होगा। मतलब अगर आप सोचा जाए इसको कि एक ही लिफ्ट मान लो चल रही है, एक तो स्विगी जोमेटो वाले यूज़ कर रहे हैं और किसी को अपने 50वें फ्लोर से नीचे उतरना है, सीढ़ी है तो उतर नहीं नहीं सकता। उतर सकता है बिल्कुल भी, उसमें बाई चांस कई बार खराब होती रहती है 4 महीने 6 महीने में, तो कोई सोच भी नहीं सकता ऊपर जाने का। तो फंस गया बंदा ऊपर ही। हाँ बिल्कुल फंसा रहता है। मैंने खुद ये चीज़ें फील करी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आप फील करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो आपने और क्या क्या प्रैक्टिकली फेस किया ऐसे? सबसे मेजर तो मैंने आपको बताया लिफ्ट की चीज़ है, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, मतलब हम फेस करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। क्योंकि कई लोग फिर ये देखते हैं कि लिफ्ट नहीं आ रही बहुत, तो कई टाइम लोग खोल के खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट है टेम्परेरी पकड़ कि अभी 2 मिनट अगर सपोज वेट कर रहे हैं तो रोक के खड़े हो जाते हैं, उस चक्कर में और ज़्यादा लिफ्ट बिजी हो जाती है। और सारे के सारे ऐसे सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ अगर ऐसा सोचने लग गए सारे के सारे तो 1 घंटे बाद ही नीचे उतरेगा आदमी। आधे मतलब लोगों में तो आजकल यही है कि सबको आज की डेट में अपनी ही पड़ी है, दूसरों के बारे में कौन सोचना चाहता है। सब सोचते हैं कि बस हम अपनी लिफ्ट रोक के हम सबसे पहले हम घूमें उसके अंदर। ऊपर वाले तो जो ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हैं उनको तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है। हाँ। हाई राइज में अगर आप रह भी रहे हैं तो कम से कम इतने फ्लोर में रहिए, कई बार लिफ्ट के अंदर अगर इश्यूज आ रहे हैं तो कम से कम आप ऊपर नीचे जा सकें, चौथे 5वें फ्लोर तक। अच्छा, ये उसी में क्वेश्चन है, पीएलसी हमारे जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन में बाद में आता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। जैसे आजकल पीएलसी हाई रेस पे लगाने लग गए हैं और लोग बोलते भी हैं कि ऐसे जितना ऊपर उतना अच्छा व्यू मिलेगा। तो कौन सा फ्लोर आपके लिए कैसा बिहेव करता है इस केस में? हम लिफ्ट का एक सिनेरियो ले रहे हैं, अब जितना ऊपर जाएगा उतना डेंजरस, फिर फंस जाओगे तुम उतना ऊपर। तो आपके लिए कौन सा एक ऐसा फ्लोर रहता है ऑप्टिमम, और नीचे वाले फ्लोर में क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी? देखिए नीचे वाले फ्लोर में नॉर्मली थोड़ा प्राइवेसी वगैरह के इशू रहते हैं, खासकर ग्राउंड फ्लोर पर तो मैक्सिमम प्राइवेसी इशू है। जैसे आप बैल्कनी वगैरह को खोल नहीं सकते ओपनली, पर्दे वर्दे आप जो भी हैं आप खोल के नहीं बैठ सकते, वो चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पे फेस करनी पड़ सकती हैं। ऊपर से नो डाउट आपको व्यू अच्छा आते हैं, बट लेकिन वो वैसी चीज़ें केवल स्टार्टिंग फेस में आपको देखते हो व्यू वगैरह अच्छा लगता है। बट एनसीआर के अंदर जो है ना लिफ्ट का, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा इशू है। तो ऑप्टिमम कितनी लिफ्ट होनी चाहिए? कम से कम 4 लिफ्ट तो होनी चाहिए। जब मैंने आपको बताया जब एक हाई रेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था E+8 या 9 से, तब 2 लिफ्ट थी। अब आपने उसकी डबल ट्रिपल आप नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कर दिए, तो कम से कम दुगनी तो उस लिफ्ट आप देनी चाहिए। हाँ, मतलब कम से कम 4 तो दो, और साथ में सर्विस लिफ्ट। हाँ ठीक, तभी तो लोग एक्चुअली में यूज़ कर पाएंगे। हाँ तो लोग भी जो है इसको डेली बेसिस पे इसका सामना करना पड़ता है, और आए दिन लोग इसके पीछे इश्यूज उठाते हैं। और आप देखेंगे कई जगह ये भी इश्यूज आए हैं कि लिफ्ट एकदम सडनली स्टक नीचे गिर गई, क्योंकि प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, बहुत ज़्यादा रनिंग में रहती है लिफ्ट, 2 लिफ्ट है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये सब दिक्कतें भी आती हैं। ये चलिए सोसाइटी में रहने के बाद पता चलता है। हाँ ये सोसाइटी में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली बेसिस पे जब आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ें रियलाइज होंगी। क्योंकि जब आप बनने से पहले की दुनिया देख रहे हैं तब आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, और जब आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका एक अलग ही वो है। तब आपको ये चीज़ें जब आप फेस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने क्या सोच के चीज़ें ली थी, उतना पैसा भी डाला। और ये चलिए इन्वेस्टमेंट है भी ऐसी कि लाइफ टाइम की सेविंग डालता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मिडिल क्लास तो खासकर अपनी लाइफ टाइम की सेविंग डालता है। और कहीं जा भी नहीं सकता बेचारा। बिल्कुल सबसे मेजर चीज़ तो यही है, कहीं इस चीज़ की कोई वो सुनवाई नहीं है। इसके पास जाएगा कोई, ना तो सरकार सुनती है, ना अथॉरिटी सुनती है, और ना बिल्डर सुनता है। बिल्डर तो अपना सामान बेच के, उसको क्या दिक्कत है? और ऐसा नहीं है कि केवल बिल्डर तक की बात सीमित है, क्योंकि अभी मैंने अपने रिसेंट वीडियो के बारे में बताया ये कि जब बिल्डर ये सोसाइटी हैंडओवर करके जाता है RWA को, तो RWA का भी यही रवैया है, क्योंकि जिसके पास पावर आती है या पैसा आता है वो उसका फिर अपने हिसाब से यूज़ करता है कि बस मेरा बन जाए। हाँ मतलब उसके जो फ्रेंड सर्कल में होंगे या उसके खुद के जो होंगे, उनके काम हो जाएंगे, उनके काम हो जाएंगे, अपना काम हो जाएगा, जितना मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, उसका पावर यूज़ करना है, वो लोग करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर तो पैसा लगता ही नहीं है उसके अंदर। तो इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं मेरा भी? नहीं, इसका सॉल्यूशन तो यही है कि जो आपको लगता है जिस बिल्डर ने पास्ट में चीज़ें डिलीवर करी हैं एज पर प्रॉमिस, और जो आज की डेट में उसकी सोसाइटीज़ देखेंगे तो बहुत अच्छी सोसाइटीज़ मेंटेन हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं फिर भी। तो ऐसे ऐसे कुछ अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं ऐसे हमारे, जो कि बोलते हैं कि इन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं पास्ट में। तो ऐसे कुछ है ना जो आपको लगता है कि हाँ ये बिल्डर्स थोड़े से अच्छे हैं बाकियों से, या ए ग्रेड के बिल्डर्स हैं, ये एटलीस्ट चीज़ें अच्छी देते हैं प्रोडक्ट वाइज, चाहे टाइम लेते हैं, या कुछ है ऐसे कोई बिल्डर्स? देखिए नोएडा के अंदर तो पहले जितने भी बिल्डर्स थे सब मतलब D ग्रेड बिल्डर्स होते थे, तो उनको तो हम सजेस्ट कर ही नहीं सकते। अब आने वाले टाइम में नोएडा के अंदर नामी गिरामी नाम तो आ रहे हैं, बट चीज़ें वैसी ही हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं आया नोएडा के अंदर, बस नाम ही है। नाम ही है। जैसे मैंने बोला लिस्टेड कंपनी है, आ रही है, माल बेचने में बहुत माहिर हैं, अपना नाम यूज़ करके माल तो बेचते हैं, बट अभी डिलीवरी में कुछ भी नहीं है। डिलीवरी में सेम पुरानी वाली कहानी है। बट पहले क्या होता था, पहले बिल्डर वो
डिलीवरी देने से पहले ही हाथ खड़े कर देते थे। हाँ। आज के जो बिल्डर हैं फाइनेंशियली थोड़ा रिच है, हाँ। चीज़ें डिलीवर तो कर रहे हैं, बट लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ें नहीं आ रही। मतलब जो आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना वो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर आप क्वालिटी की मैं बात करूँ तो पहले के टाइम में एक बिल्डर होता था ATS। तो ATS की जो प्रॉपर्टी होती थी ना वो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें देता डिलीवर करता था, और सबसे इसकी खासियत ये थी कि वो चीज़ों को मेंटेन करता था। तो यहीं से नोएडा से ही पैदा हुआ था वो बिल्डर, और बहुत ही अच्छी अच्छी इसने सोसाइटीज़ बनाई, और जिसकी सोसाइटी जिसको 15-15 20-20 साल भी हो चुके हैं वो भी आज की टाइम में सोसाइटी मेंटेन है अच्छी खासी। तो अब लेकिन क्या हुआ, जब टाइम आया, बूम टाइम आया, तो उन्होंने भी सिर्फ बाकी बिल्डर की तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। तो आज की डेट में वो बिल्डर थोड़ा फाइनेंशियली क्रंच में है। तो जो उसके अभी नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं कही जा सकती कि वो चीज़ें कितनी मेंटेन होंगी जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस लेवल से मेंटेन हो रही है, जो आपने प्रोमिस किए थे वो उस हिसाब से मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। तो ATS की जो मैंने आपको बताया पहले जो प्रॉपर्टी थी वो मेंटेन अच्छी हो रही है, बट जब से वो फाइनेंशियली अनस्टेबल में चला गया है तब तक उसके बाद देखना ये जरूरी है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट देता है वो। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे मैं किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में गया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मुझे क्या गया, साथ वाले उनके जो बन गए ऑलरेडी वहाँ लेके गए राउंड के लिए, और ये दिखाने के लिए देखो कितना साफ है, हम लोग मेंटेन है। तो मुझे ये भी डाउट सा आया कि यार ये कहीं आर्टिफिशियली क्लीन तो नहीं किया हुआ है, जस्ट बिकॉज उनको वो प्रोजेक्ट बेचना है मुझे, इसके लिए मुझे ये क्लीन करके दिखा रहे हैं कि यार ये बहुत क्लीन है, ये इसलिए देखो एरिया ऐसा है, ऐसा ही मेंटेन होगी आपकी सोसाइटी। ऐसा भी करते होंगे ये लोग? नहीं, देखिए, आप कभी भी आपको कुछ चीज़ बिल्डर की चीज़ देखनी जानी है तो आप बिल्डर के साथ मत जाइए। हाँ, आपको देखने तो रिसर्च करनी है तो आप इंडिपेंडेंट कीजिए, या जैसे मैंने आपको बताया कंसल्टेंट हायर कीजिए, वो आपको चीज़ें सजेस्ट करेगा। अदरवाइज आप जैसे सेलर के पास जा रहे हैं या सेल्समैन के साथ जा रहे हैं तो वो तो आपको चीज़ें वही दिखाएगा जो चीज़ सही है। अगर बीच में कुछ वो गंदी चीज़ भी दिखाई दी है, ऐसी चीज़ जो पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं है, तो वहाँ से आपको ले जाएगा अलग निकाल के। आप कंसल्टेशन दे देना कमल जी। हाँ बिल्कुल, हम है ना? कंसल्टेंसी देते हैं। तो फिर बट ये लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कंसल्टेंसी के चार्ज देना नहीं चाहते। हाँ, लोगों के माइंड में ये रहता है कि जो जिससे हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वही हमें गाइड कर देगा। हाँ, लेकिन हमने लोगों को कितनी बार ये बताया है कि जो चीज़ सेल कर रहा है वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। तो उसको तो बेचनी है। उसको तो माल बेचना है, वो तो उसके हमेशा आपको बेनिफिट ही बताएगा। ये मुझे भी पहले पता चला कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी होती है, और एक्चुअली में जरूरत है बिल्कुल। आजकल की दुनिया में, तो खासकर जरूरत है। जैसे जहाँ पर आप आप 2-2 करोड़ रुपए खर्च के 4-4 करोड़ के फ्लैट ले रहे हो, वहाँ पर आप कंसल्टेंसी मतलब बहुत नॉमिनल कंसल्टेंसी चार्जेस आप पे नहीं कर सकते, जहाँ पर आपका इतना पैसा, बड़ा पैसा रिस्क पर है। हाँ, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो ऑब्वियसली वो अलग तरीके से चीज़ों को देखती है। आपका जो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, जैसे अभी लिस्टेड बिल्डर्स ही हैं, अभी तक कुछ डिलीवर नहीं हुआ है। नहीं, सब केवल वर्चुअल दुनिया। सब वर्चुअल दुनिया, एक प्रोस्पेक्टस में बेच दिया है, पेपर पे बेच दिया है, लेकिन कोई डिलीवर नहीं हुआ है। तो मतलब चाहे बिल्डर कितना ही बड़ा हो, प्रॉब्लम जब आती है तो आती हैं। बिल्कुल आती हैं। मतलब उसके अंदर बड़े से बड़े नामी गिरामी बिल्डर, लिस्टेड कंपनी, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए। अब आज की डेट में आप नोएडा के अंदर, जैसे बरसाती मौसम चल रहा है, आप बेसमेंट 2 की पार्किंग जाके देखिए, 90% जो सोसाइटी है उसके अंदर बेसमेंट 2 में पानी भरा रहता है। अभी आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था किसी अखबार में कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक सोसाइटी है, उसके अंदर बेसमेंट 2 के अंदर पार्किंग, घुटनों से ऊपर पार्किंग भर गई, और आधे से ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ सीज हो गई, इंजन तेरी तो पानी में डूब गई सोसाइटी सारी। ओ भाई साहब, तो लोगों ने, जो बिल्डर था उसको जो है बोला उन्होंने उसको उल्टा FIR कर दी जो लोग कर रहे थे। तो बिल्डर का थोड़ा डराने का भी वो रहता है कि जो लोग सामने आते हैं या थोड़ा सा एक्शन लेने के मूड में आते हैं, तो बिल्डर थोड़ा सा अपना लीगैलिटीज़ का या इस सब चीज़ का भी यूज़ करता इस है। पॉडकास्ट का मेरे ऊपर केस जरूर होगा। मुझे लग रहा हम दोनों के ऊपर केस होने वाला है। नहीं, हमने इसलिए जानबूझ के किसी का ऐसा नाम यूज नहीं किया जिससे कि कई अब समझ आएगा फिर उसको कि वो पैसा बोल रहे हैं। हाँ, कि लोगों को। नहीं, मेरा एक दोस्त है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उसके। आप सोचो कि फ्लैट लिया उसने कहीं। अब होता क्या है ना कि जब ये फोमो क्रिएट होता है ना, तो बंदा टी ग्रेड बिल्डर के पास भी चला जाता है, क्योंकि पैसे नहीं है। बिल्कुल है, तो बंदा सोचता है वहाँ पे ये चीज़ इतने की दे रहा, तो यहाँ पे यही चीज़ इतने में मिल रही है, तो मैं ये क्यों ना ले लूँ। उसने ले लिया वो चीज़। फिर 1 साल बाद वो रहा, 1 साल वो रहा, ये जो पेंट है ये सारा तो मतलब सीलन वीलन तो मतलब बहुत ही नॉर्मल, इधर से पेंट खट रहा है, उधर से फट रहा है। वॉशरूम की टंकियों के बुरे हाल हैं, आए दिन कोई ना कोई लीक कर जाती थी उसकी। ठीक है, और मतलब जो वॉशरूम का फर्श बना हुआ है उसकी ढलान सही नहीं है, मतलब वो नहा रहा है पानी कमरे में आ रहा है। आप समझ, कंस्ट्रक्शन ऐसी करी हुई है। ठीक है, और किचन के टाइलों के बुरे हाल हैं। मतलब आप उसके घर जाके देखो, लगता था कि यार ये क्या ले लिया तूने, और अच्छा खासा पैसा दिया उसका भी उसने। उसने बोला बिल्डर को कि यार ये क्या है ये, मतलब उसने ही ट्राई टू
कि भाई इसको ठीक करा के तो दो कम से कम, और क्योंकि चॉइस तो है नहीं उसके बेचारे की, वापस उसके ऊपर एफ करी कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जब बेच रहा था ये थी वो थी चीज़ें करके, मैं तुम्हें सब बताया था, वाई यू आर अनोइंग मी। उसने बंदे ने उसके ऊपर वापस एफ कर दी। अब आप सोचिए ऐसा बंदा बिल्डर से जाके लड़े या अपने प्रॉब्लम्स को झेले। वही बात है ना यार, अब घर पे उसके इतनी, अब वो भी सही बात है यार, जब आप फैमिली के साथ कहीं जाते हो, है ना, आपके मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं, और आप एज ए मेल जब ये डिसीजन लेते हो कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी मेरी फैमिली के हिसाब से, और उसके बाद वो डिसीजन गलत है, मेल डिसीजन जब खराब होता है ना, तो पूरी फैमिली चढ़ जाती है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके तो ऊपर तो खासकर जो डिसीजन मेकर होता है है, आपकी उधर से ऑफिस का मैनेजर आपके ऊपर चिल्ला रहा है, फैमिली घर पे आप आ रहे हो, घर पे वो चिल्ला रहे हैं सारे घर वाले, फैमिली प्रॉब्लम अलग चल रही है। आप मानोगे नहीं, बंदे का दिमाग ऐसा घूमा था, एक बार उसने सोचा था कि मैं मतलब उस स्टेप को ले लूँ, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस पैसा, आप सोचो ना कि वो लाइफ सेविंग है पूरी। और पूरी लाइफ ने डाल दी है। वो बंदा ये कहता था कि मैं ऑफिस से घर नहीं जाता था, मतलब अगर ऑफिस 6 बजे ख़त्म हो रहा है ना, वो 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठे, कह रहे यार मैं घर जाऊंगा, मुझे गालियाँ पड़ेगी, कम से कम यहाँ से मैनेजर चला गया है, मैं शांति से कुछ काम कर लूँगा। ये हालत हो गई थी उस बंदे की। तो एक डिसीजन कितना भारी पड़ता प्रॉपर्टी में, ये मुझे उसकी स्टोरी सुनने के बाद समझ में आया। दोस्त ने बाद में रिकवर करके पैसे थोड़े जब उसके बन गए, उसने एक अच्छे बिल्डर के यहाँ पे जाके बहुत अच्छी रिसर्च करके उसने शायद ये काम किया। तो अब मुझे आपसे मिलके पता चला कि यार रियल एस्टेट कंसल्टेंट कितना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, रियल क्योंकि जब तक आप इसको प्रॉपर रिसर्च करके नहीं लेंगे तो मतलब आपको बाद में प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी चीज़। हाँ, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, इवन प्रॉपर्टी के अंदर भी। हम्म, मतलब मैं तो खुद शॉप में रह गया, जो प्रॉपर्टियां सेल वेल करते हैं प्रॉपर्टियां, उनके अंदर भी लोग ऐसे हैं, आईटी के अंदर लोग ऐसे हैं जो चीज़ें रिसर्च ही नहीं करते हैं प्रॉपरली। हाँ, हम सोचते हैं अच्छा खासा लोग पढ़े लिखे हैं तो हाँ, लोग ये चीज़ें समझते होंगे या लोग प्रॉपरली रिसर्च करते होंगे, बट लेकिन लोग जितने ज़्यादा पढ़े हुए लोग लिखे लोग हैं उतने ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर बेवकूफ़ बनते हैं। बेवकूफ़ बनते हैं। एक्चुअली वही बात है ना यार, जो बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है ना, तो उसके ना यहाँ पे सींग लग जाते हैं, उसको सिर्फ वही दिखता है, अपने स्क्रीन और अपना कीबोर्ड, कि मुझे ये काम करना है, उसको ये पता ही नहीं कि दुनियादारी में क्या एक्चुअली में चल रहा है। अब मैक्सिमम जो डेटा आता है, वो आता है आपका गूगल से, इंटरनेट से, या यहाँ से कहीं डेटा आता है। अब वहाँ पे क्या, स्पॉन्सर्ड डेटा सबसे ज़्यादा है। स्पॉन्सर्ड डेटा कौन कर सकता है? जिसके पास पैसा है। तो वो आपके माइंड में वही फीड करेगा जो जिसको बेचना है, और पैसा उसी के पास है जो बेच के बैठा है, जो भी बिल्डर्स या कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो आप वही डेटा पढ़ते हो। अब वो डेटा पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हो गए हो, आपको सब पता है, चल गया है। अब ऐसे मैं हूँ, मैं चाहे अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अब जो आप मुझे लूप होल्स बता रहे हैं, क्योंकि मैं आज तक सोसाइटी में रहा नहीं हूँ, तो मुझे शायद नहीं पता ये लूप होल्स जो आप मुझे बता रहे हो, कि आपने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस में ये चीज़ सीखी है कि आपको कैसे, तो आप आए भी आई थिंक ऐसे ही थे। बिल्कुल से इस इंडस्ट्री के अंदर हम आए ही ऐसे कि मतलब एक्चुअल में हमने चीज़ें फील करी हैं। तो ये प्रॉपर्टी दुनिया का चैनल आपने कितने साल पहले शुरू किया था? मतलब ये तो मैंने लगभग कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था, हम्म, बट मैं जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जब मैं लगभग 18-20 साल का था। इतनी छोटी उम्र से? हाँ, मतलब छोटी उम्र से मैं बहुत छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करता था, हम्म, और ये चीज़ें मैंने धीरे-धीरे रियलाइज़ करी कि किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इवन मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किए, जो एग्ज़िबिशन्स लगाते हैं अब कंपनीज़, वो अटेंड करी हैं, हम्म, और इन्वेस्टमेंट भी करी हैं और हम्म, लॉसेस भी खाए हैं। हम्म, तब मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं कि किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से कस्टमर बेवकूफ़ बनता है, और कैसे मार्केट में माहौल बनाया जाता है। हम्म, और जो जिन लोगों का पर्पज़ रहता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफ़िट लें, वही सबसे ज़्यादा लॉस खाते हैं। हम्म, तो इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले अवेयर रहें, हम्म, और कहीं पर भी चेक देने से पहले आप 10 बार सोचें कि आप कैसे बिल्डर के पास किस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि ये आपने बात बहुत सही की कि जो आईटी के जो लोग हैं वो सर्च इंजन पे बिलीव करते हैं। हाँ, कुछ भी सर्च कर लिया, उनको ये नहीं पता जो सर्च के बाद जो पेज खोल रहे हैं वो भी बिल्डर के द्वारा ही बनाया गया हाँ, या उसके स्पॉन्सर्ड है। चैनल पार्टनर के द्वारा बनाया गया। वो जो सब चीज़ें आपको बता रहे हैं आप वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, हाँ, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर आपके सर्च इंजन के थ्रू हो, वेबसाइट के थ्रू हो। क्योंकि जो असलियत है वो कोई लिखना ना तो पसंद करता, हम्म, ना कोई बताना शेयर और करता। कोई सुनेगा भी नहीं। डेफिनेटली अगर कोई बताना भी शेयर करता तो फिर लोग उसको भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हाँ, हमने भी कई लोगों को बताया, इवन मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाया था एक वर्स्ट सोसाइटीज़ ऑफ नोएडा, हाँ, कि आप इस सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, हाँ, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, लिफ्ट के इश्यूज़ हैं और सीपेज की प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब चीज़ें मैंने शेयर किया। मुझे बिल्डर की तरफ से तो फ़ोन नहीं आया, जो कंज्यूमर जो उसमें रहते हैं उनकी तरफ से फ़ोन आया
कि सर आप हमारी सोसाइटी का नाम हटा दीजिए। हाँ, उनकी भाई वो किस लिए हमारे रेट बताया मैंने कि सारी चीज़ें बताइए जो असलियत है, मैंने कोई गलत तो बताया नहीं। वो कह रहे फिर सर हमारी सोसाइटी के रेट गिर जाएंगे। तो लोगों का ये माइंड सेट है कि मतलब अपना सब कुछ सही होना चाहिए। क्या जाल बिना बुना हुआ है ना। हाँ, कि मतलब अपनी चीज़ें जो है वो सब सही रहें, ये नहीं कि लोगों को आगे लोग कम से कम ना फंसें, या आगे लोग कम से कम और 1000 लोग 500 लोग बचेंगे कम से कम इससे। हाँ, वो नहीं वो सोचता नहीं सोचता आदमी। मैं अपना निकल के लेके। मेरा अपना निकल गया, मेरे पैसे बन जाए या मेरा महंगा बिक जाए, बस मेन मोटो वो है। ओ तेरी तो यार, ये तो बड़ी दिक्कत वाले काम है यार। और इवन हम कई लोगों से बोलते हैं कि आपने अगर इसमें यहाँ पर जो चीज़ें आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके अंदर जो आपने लॉसेस खाए हैं उसको आप हमसे शेयर कीजिए, हम हाँ, आगे फर्दर शेयर करेंगे। हाँ। तब भी लोग नहीं आते डर के मारे कि बिल्डर्स। कि बिल्डर हमें पे कहीं कुछ लीगल एक्शन ना ले ले। तो इस तरीके से बिल्डर एक माहौल बना रखा है बिल्डर ने डर का भी, तो लोगों के माइंड में वो भी रहता है यार हमारी तो जॉब है, हम हाँ। बिल्डर से क्या ही पंगा लेंगे। हाँ। तो इस चक्कर में लोग आगे भी नहीं आते। तो आपके रियल टाइम में कभी रियल से आपने कोई स्टोरीज देखी है जैसे मेरे साथ हुए दोस्त के साथ, आपने कोई रियल स्टोरीज देखी है ऐसी इस तरीके की। ये कि बहुत ही बैड कंडीशन में बंदा फंस गया और। हाँ, ये तो नोएडा के अंदर आम चीज़ें हैं, मतलब सोसाइटीज़ के अंदर तो मतलब जिन लोगों का बजट नहीं है और खासकर वो फोमो में फंस के और ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, हम्म, तो वो इस तरीके के बिल्डर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई 30 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, या किसी ने बिल्कुल आउटर साइड में ले ली, या किसी ने इलीगल प्रॉपर्टीज़ ले ली। अब आज की डेट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर इलीगल विलास बिक रहे हैं हाँ, 60-60 लाख में, 70-70 लाख में। हाँ, तो लोग ये नहीं सोचते आज की डेट में यार 2-2 करोड़ इतना के प्लॉट सस्ता। नहीं मिल रहे, हाँ, ये तो यहाँ पे विला। विलास कहाँ से मिल जाएंगे। हाँ, इतना सस्ता बेच कैसे रहे। बिल्कुल, लेकिन लोग समझते ही नहीं इस चीज़ों को। लोग सोचते हैं कि यार ले लो वरना ये भी निकल जाएगा। हाँ, नहीं ये चीज़ मैंने भी मुझे 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 आए हैं कॉल। मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए हाँ, आदमी में। हाँ। तो मैंने उस बंदे को ये पूछा, मैंने कहा यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है, टू गुड टू बी ट्रू कि तुम मुझे 200 गज का विला दे रहे हो, वो भी तीन और फ्लोर का बना के हैं, और वो भी सोसाइटी के अंदर जहाँ पूल भी है, क्लब हाउस भी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ हमने कंटिन्यूसली लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, और मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई इंडिपेंडेंट हाउस या इस तरीके के विलास वगैरह देखें तो सबसे पहले आप रेरा नंबर लें बिल्डर का। हम्म, तो कोई रेरा नंबर आपको देगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो ऐसी फ्रॉड प्रॉपर्टीज होती हैं उनका रेरा नंबर होता ही नहीं है। हम्म, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो कंज्यूमर को बोलते हैं नहीं हमें रेरा की ज़रूरत नहीं है। हम्म, तो रेरा कोई ऐसे नहीं है ना कि आपको, रेरा तो मैंडेटरी है, तो आपको लेना पड़ेगा। कोई बाई चॉइस नहीं है कि आप लो या ना लो। हाँ, तो वो बताते ही नहीं है, वो यही बोलते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मतलब वो बेसिकली उसमें डिस्किल जाते हैं कि हाँ, हमें जरूरत नहीं है, वो बड़े बिल्डर्स को चाहिए। बिल्कुल। अब जो अनएजुकेटेड हैं या अवेयर नहीं है मार्केट से, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा ना ज़रूरत हो। सर मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस इंडस्ट्री से नहीं होता नहीं पता होता उसको, ये बात है। और सब जैसे अब हम प्लॉट और उसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट की। अब हमने फ्लैट की हाई राइज के कॉन्स तो हमने पढ़ लिए कि ये कॉन्स हैं, उसके एमिनिटीज़ ओवरलोड हो जाएंगी, लिफ्ट की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस चार्जेस में तुम्हें ऐसा लगेगा किराए पे दे रहे हो, बिल्कुल। पर फंस गए तो फंस गए। अब मैं प्लॉट पे आता हूँ, प्लॉट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्लॉट के देखिए, प्लॉट का तो सबसे मेन कौन सा है कि आज की डेट में मिडिल क्लास की रीच से बाहर है, क्योंकि प्लॉट्स क्या है, प्लॉट्स की मार्केटिंग कोई नहीं करता। प्लॉट्स के रेट ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब बिल्डर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, जब देखते हैं लोग फ्लैट आज की डेट में 3-3 4-4 करोड़ के जा रहे हैं, तो प्लॉट अपने आप मार्केट में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सीधा इंटू 4 कर देना हाँ, है। वो 4 के अपने आप 6 हो जाते हैं। हाँ, और दूसरा क्या है कि आज की डेट में कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो डील नहीं हो पा रही है प्लॉट्स के अंदर। हाँ, जैसे मार्केट ने बूम किया है, तो इसके अंदर जो भी आपके एजेंट माफिया है वो थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं। वो क्या करते हैं, आप एज ए सेलर हैं तो आपसे एक कुछ अमाउंट देके आपसे चीज़ें उठा लेते हैं। सपोज आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो मैंने आपसे 3 करोड़ की चीज़ 30 लाख रुपए अमाउंट देके चीज़ मैंने उठा ली, और वही चीज़ मैं आगे जो दूसरे कस्टमर को दूंगा वो 4 करोड़ में दूंगा। 30 लाख में कैसे, मतलब समझा। मतलब एक मैंने आपको बयाना दे दिया, हाँ, वहाँ टोकन अमाउंट से। टोकन अमाउंट दे दिया 30 लाख रुपए, और बोल दिया 3 महीने में हम आपकी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। आगे जो बायर आया, हमने उसको वो चीज़ 4 करोड़ में कोट करी, और 4 करोड़ में बेच दी हमने। तो उसको तो 1 करोड़ में महंगी पड़ी चीज़ बायर को, और सेलर से वो चीज़ 3 करोड़ में गई। तो अल्टीमेटली 1 करोड़ रुपए जो आपने देखा जो प्रॉफिट हुआ, वो तो एक तरह से वो भी वर्चुअली था। वो चीज़ जो बायर को चीज़ें 3 करोड़ मिल जाती। तो जो आप पिछले 2-3 साल में मार्केट है जो ऐसी बढ़ी है, बिल्डर ने अपने जो वर्चुअली रेट बढ़ाए हैं वो अपनी मार्केटिंग से बढ़ाए हैं, और प्लॉट के जो रेट बढ़े हैं वो इस तरीके से बढ़े हैं कि जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं उन्हें सेलर से प्रॉपर्टी ली, और उसके अंदर 40-40 30-30% उसको महंगा करके बेच दिया। फिर उन्होंने यही चीज़ बोली कि सर देखो फ्लैट तो आजकल 4-4 करोड़ में बिक रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल प्लॉट है, तो इसका तो इतना, तो कस्टमर को भी ये चीज़ लगती है कि हाँ यार 4 करोड़ का तो वर्थ है ही, जब फ्लैट ही आज की डेट में इतने महंगे महंगे आ रहे हैं। तो कौन, तो बेसिकली अगर आपको प्लॉट बेसिकली सही प्राइस में मिल रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, बिकॉज प्लॉट की क्या है कि ज़मीन तो एक ऐसी चीज़ है लिमिटेड,
हाँ, खासकर नोएडा एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे नियर फ्यूचर में तो ना अथॉरिटी कोई प्लॉट काटनी है ना कोई सेक्टर है प्लॉट के नहीं, तो वहाँ पर प्लॉट अब खत्म हो चुके हैं। तो जो भी है और येड़ा वेड़ा वाले भी खत्म हो रहे हैं। वो रेडा तो मतलब आपका यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में आ गए। अच्छा, ओके, तक हाँ। है केवल अभी नोएडा की बात नोएडा कर रहा एक्सप्रेस की बात कर हूँ। रहे हाँ, नोएडा एक्सप्रेस वे या सेंट्रल नोएडा वहाँ पर अब कुछ प्लॉट्स बचे नहीं है। हैं। तो नोएडा के अथॉरिटी के पास तो कुछ प्लॉट्स है नहीं, तो सब हम्म। चीज़ें आपको रीसेल में मिलती हैं। हम्म। तो जो प्रॉपर्टी है जो लैंड अब है ऑलरेडी मार्केट में वही ट्रेड होती रहती है। हम्म। तो अब जो ग्रेटर नोएडा हो गया वहाँ पर भी ऑलमोस्ट अथॉरिटी के पास सब खत्म हो चुका है। हम्म। अब जो बची है वो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी बची है, हम्म। लेकिन उसके पास जो लैंड बैंक है वो अनलिमिटेड है। हम्म। अनलिमिटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे लगभग 160 किलोमीटर लंबा है। हम्म। यहाँ पर आप देखेंगे अगले 20-30 साल तक प्लॉट्स की इन्वेंट्री आपके पास आती रहेगी। आती ही रहेगी। हाँ, बट लेकिन उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जितना आप शहर से दूर जाते जाएंगे, जितना आप दिल्ली से दूर जाते जाएंगे, उतनी ही जॉब्स कम होती जाएंगी और उतनी ही आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अप्रिशिएशन खत्म होता जाएगा। तो बेसिकली अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए लोगों को। देखिए, जितना आप शहर से आप पास रहेंगे, मैंने आपको बोला उतना बेनिफिट रहेगा। हाँ। लेकिन आप क्या है कि आप केवल रैट रेस में भाग रहे हैं। आप देखने में कहीं ना कहीं अपने बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं एंटर हो जाओ। हाँ, बस कहीं घुस जाऊँ मैं। हाँ, और ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आपको 99.9% लोग ऐसे बनेंगे जो माहौल बनाकर चीज़ें बेचते हैं। हाँ। अब आज की डेट में क्या है कि जेवर का एक बहुत बड़ा, आप सुन रहे हैं जेवर एयरपोर्ट आने वाला है, तो उसके चक्कर में जो वहाँ पर जो माल बेच रहे हैं वो उसको जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करके आपको चीज़ें बेच रहे हैं, वो भी ओवर प्राइस में रेट में बेच रहे हैं। जो प्रॉपर्टी के रेट अगले 10 साल बाद होने चाहिए वो रेट अब वो आपको आज कोट कर रहे हैं। और आप भी रेट रेस के अंदर वो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भी ये लग रहा है कि नहीं जेवर एयरपोर्ट आएगा तो पता नहीं क्या चीज़ हो जाएगी ऐसा। हाँ। बट अच्छा, ये जो सोसाइटीज़ के अंदर हम लोग प्लॉटिंग देख रहे हैं आजकल की सोसाइटीज़, क्लोज सोसाइटी के अंदर भी वो बेसिकली लैंड दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है या जो हमारे अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं? देखिए, मैंने आपको सोसाइटीज़ का तो हाई रेज सोसाइटीज़ का तो बता दिया। सेम चीज़ें वो इसके अंदर भी होती हैं। जहाँ पर बिल्डर आ जाता है वो आपसे 1-1 सेंटीमीटर के पैसे लेता है। बिल्डर की जो प्लॉटेड डेवलपमेंट होती है उसके अंदर भी आपको यही चीज़ें सबसे पहले माइंड में जाती हैं, डाली जाती हैं कि यहाँ पर आपको प्रीमियम लग्जरी एमिनिटीज़ मिलेंगी, आपको क्लब मिलेगा। क्योंकि ये सबसे पहले उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्लब की, जिसको ना तो आपने यूज़ करना। सपोज आप एज ए इन्वेस्टर आप एंटर हो रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको एमिनिटी से क्या लेने देना, आपने यूज़ थोड़ी करनी है। आप तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिले और मैं एग्जिट हो जाऊँ। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर एंटर हो रहे हैं बिल्डर की प्लॉटेड डेवलपमेंट में, तो आपको देखना ही नहीं है कि क्या क्लब एमिनिटीज़ हैं। और दूसरा, आप बिल्डर की जो प्लॉटेड डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसके अंदर रोड बहुत छोटी छोटी होंगी, क्योंकि बिल्डर तो मैंने आपको बताया 1-1 सेंटीमीटर के पैसे लेता है। तो कंपेयर टू अथॉरिटी प्लॉट्स उसकी रोडें बहुत छोटी छोटी वो होंगी। तो पीएलसी डाल देते हैं, अगर बड़ी रोड निकाली बड़ी रोड में उसका एक्स्ट्रा पैसे लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा वो। हाँ, पीएलसी डाल देता है 20-20%, 22% की पीएलसी देखिए। डाल देगा, हाँ। और मतलब उसके अंदर आपको ना ग्रीन बेल्ट मिलेंगी, पार्क भी मिलेंगे तो बहुत छोटे छोटे पार्क मिलेंगे, हाँ। क्योंकि बिल्डर तो बेसिकली एक दिखाना है उसको कि मेरा पार्क भी है बस। हाँ। लेकिन जब अथॉरिटी के में जाएंगे तो अथॉरिटी के पास तो लैंड की कोई कमी नहीं है, वो तो आपको बड़े बड़े पार्क देंगी, ग्रीन बेल्ट देंगी, ग्रीन एरिया देंगी। तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो बिल्डर कभी नहीं दे सकता। अच्छा, अब इसमें ना ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स लोगे ना तो उसमें आपको ये पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और मेंटेनेंस बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप बाहर प्लॉट लेंगे अथॉरिटीज़ पे तो उसमें आपको आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये करके भी तो बेचते हैं वे लोग। नहीं, ये तो मैंने आपको बताया सब अनप्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सड़कें होती हैं सोसाइटीज़ के अंदर, जो सड़कें होती हैं जैसे नॉर्मली हम हाई रेज अपार्टमेंट में देखते हैं, तो उसके अंदर तो कंक्रीट वगैरह की जो भी अंदर की जो रोड है वो बना देते हैं। लेकिन जो प्लॉटेड डेवलपमेंट होती है उसके अंदर तो प्रॉपर रोड्स बनती हैं, जो डाबर की जो रोड होती है वो बनती है, और 7-8 साल बाद उसको टूट जाती है। उसके बाद उनको कौन बनाएगा? इस टाइम पर मैक्सिमम नोएडा की जो प्लॉटेड एरियाज़ हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट जो बिल्डर ने बनाए हैं, उनके अंदर आप जाके रोड देखो, टूटी पड़ी है। हाँ, हैं, बहुत सारे हैं। रोड टूटी पड़ी है। ग्रेटर नोएडा के अंदर एक अंसल की टाउनशिप है, अंसल गोल्फ लिंक 1, उसकी रोडें टूटी पड़ी है 10 साल से। अथॉरिटी बनाती नहीं, क्योंकि अथॉरिटी के अंडर आती नहीं है वो। तो बनाएगा कौन उनको? तो कोई नहीं बनाता, क्योंकि बिल्डर तो दे के भाग गया। आरडब्ल्यू के पास पैसा नहीं है, लोग पैसे देते नहीं कि हम क्यों पैसे दें, हमारा काम थोड़ी है। तो उसको बनाएगा कौन? अल्टीमेटली ऐसे टूटी पड़ी है वो। अरे यार। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि जब पैसा लगाने वाली बात आती है तो सब पीछे हाथ कर लेते हैं। हाँ। तो अब इसके अंदर तो कम से कम कुछ मेंटेनेंस चार्जेस जाते रहते हैं आपके सोसाइटीज़ के अंदर, तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार। बट लेकिन अगर हम प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते कंज्यूमर से। उसके अंदर तो 1000-2000 रुपये जाते हैं, तो उनसे रोडें नहीं बनती है। तो 10 साल बाद 15 साल बाद जब सोसाइटीज़ की रोडें टूटेंगी तो उसका कोई समाधान नहीं है कि अब किस तरीके से दोबारा से रोड बनेंगी, क्योंकि बिल्डर तो पैसा खर्चता नहीं, बिल्डर का तो प्रॉफिट आएगा नहीं उसके पास, क्योंकि बिल्डर तो बेच चुका।
और RW के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो रोड दोबारा से सारी उसकी बनाए, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए। तो ये सब इशूज आपको बाद में फेस करने पड़ेंगे, चाहे कुछ कोई भी बिल्डर हो। कोई भी बिल्डर हो, XYZ कोई भी बिल्डर हो। अब जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो तो देखो अपने नाम के चक्कर में उनको नाम रखना है तो वो तो कर सकते हैं, बट लेकिन जो मीडियम साइज के हो गए, अपर मिडिल भी हो गए, वो तो बस उनका माल काम है बस बेचना और भागना। अगर बेच दिया उसके बाद उनको पता है हमारा प्रॉफिट नहीं निकल रहा, क्योंकि रोड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 10-20 लाख रुपए बनाए और बन गई। आज की डेट में बिल्डर तो एक लिफ्ट तक चेंज नहीं करता हाई रेज अपार्टमेंट में। अगर लिफ्ट खराब हो गई तो भी वो कस्टमर से कहता है आप सारे पैसे आप इकट्ठे करो तभी हम लिफ्ट देंगे, ये तो वो भी नहीं है, तो वो भी नहीं है अदरवाइज, जबकि लिफ्ट भी बहुत और यूजफुल है। उसमें फिर वो दिक्कत होगी, नीचे वाला बोलेगा मैं क्यों दूं, मैं तो हाँ, ये रहता भी हूँ। रहता है, ये भी रहता है कि नीचे वाला मैं क्यों दूं, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं तो यहाँ से उतर जाऊंगा, हाँ चढ़ जाऊंगा। हाँ, तो बिल्डर का तो काम ये है कि बेच के बस निकलना। कुछ भी चीज़ फिर बाद में जब पैसा खर्चने वाली बात है तो कंज्यूमर कहते हैं यार इतना अमाउंट आ रहा तो हम क्यों पैसा देंगे, हम तो ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, या हम थोड़ी बहुत मेंटेनेंस दे भी रहे हैं तो इसी में आप मैनेज करो। तो किसी के पास सोल्यूशन ही नहीं उस चीज़ का, गवर्नमेंट उसको बनाएगी नहीं क्योंकि उसके अंडर आता नहीं है, बिल्डर है नहीं वहाँ पर, RW के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा देंगे नहीं। सही बात है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जो बनावटी दुनिया है जो दिखाई जाती हैं कि आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी, सोसाइटीज़ में सिक्योरिटी मिलेगी, तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी जब तक आप नहीं फेस कर रहे हो तब तक तो आपको अच्छी लग रही है सोच के, क्योंकि बाहर से बैठ के देख रहे हो। हाँ, लेकिन जब आप एक्चुअल में जाओगे तब आपको पता चलेगा। प्लॉट अगर आपको लेना है तो आप हमेशा आप अथॉरिटी के उसमें जाइए, चाहे अपार्टमेंट रीसेल में जाओ। हाँ बिल्कुल, किसी में भी जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लॉटरी सिस्टम के अंदर जाना है या ड्रॉ सिस्टम में जा रहे हैं तो ही आप लीजिए। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन भी मेरा है, जैसे कि हमारी लॉटरी नहीं, एडा के प्लॉट्स निकलते हैं, मैं 6 बार 6 घर वालों के भर चुका हूँ, लेकिन मेरे एक भी नहीं आया, तो मुझे वो डाउट आ गया कि यार ये तो पीछे से चलता है, तो ऐसा है क्या या नहीं? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रेशियो बहुत कम होती है। मतलब प्लॉट जो आते हैं एक बारी में लगभग 300-400 प्लॉट्स आते हैं, और जो भरने वाले जो लोग होते हैं लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग होते हैं, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आप जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और आपका निकल जाए। आप चाहे 5 फॉर्म भरो चाहे 10 फॉर्म भरो, प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही रहती है। वो किस्मत वाली बात है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है एक भरने पे भी निकल आता है। आपका हुआ है? मेरा बहुत पहले हुआ था, क्योंकि अब एक बार ही भर सकते हैं, मैंने तो एक बार भरा था, मेरा फर्स्ट टाइम ही निकल गया था। क्या किस्मत, क्योंकि मैंने भरा ही ऐसे टाइम 2009 की बात, बहुत ज्यादा थी। 2009 में तो सोचता भी नहीं था भाई यूपी के बारे में। 2009 में भरा था, और उस टाइम पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे कहाँ पर, क्योंकि लोग तो नॉर्मली क्या होता है ना, मैंने बताया आपको, रेट रेस में भागते हैं। जब आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है तब लोग भागते हैं। जैसे आपके शेयर मार्केट में बोला जाता है, जब मार्केट डाउन नीचे की तरफ जाता है मैंने बड़ी सेंगी भाई लुट गया बर्बाद हो गया, बस तभी टाइम में डालने के, उस टाइम लोग डरते हैं। सेम चीज़ प्रॉपर्टी में होती है। इस टाइम पर मार्केट में बिल्डर बोल रहे हैं पैसा लगाओ, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, तो सारे लगे हुए पैसा लगाने में, सोच के यार कर्जा लेके लगा लो, कुछ भी करके लगा लो, खींच दो बस किधर। बट लेकिन ये बेस्ट टाइम नहीं है, ये वर्स्ट टाइम है पैसा लगाने का। पैसा टाइम तो आपका तब आएगा जब लोग कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, कोई खरीदार नहीं है, किसी भी रेट में बेच दो, तब वो टाइम होगा बेस्ट टाइम लगाने का। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा था, उस टाइम 1/4 रेट में प्रॉपर्टीज मिलती थी, लेकिन तब कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि तब माइंड में था कि दुनिया तो खत्म हो गई। जैसे शेयर मार्केट में भी कई बार जब मार्केट गिरता है, जब फ्रॉड हो जाता है, तब लगता है शेयर मार्केट तो खत्म है अब। ये कोविड वाला मैंने इकलौता को इंसिडेंट देखा है जिसमें ना सबके सब एसेट्स को मैंने देखा गिरते हुए, एक्सेप्ट वो फार्मा को छोड़ दो, क्योंकि वो तो था ही उससे रिलेटेड था। नहीं तो शेयर मार्केट में बुरे हाल थे कि भाई दुनिया तो खत्म हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। बट मैंने उस टाइम पे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मैंने पता क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, लोगों ने मुझे ये बोला था कि दुनिया ख़त्म हो रही है। मैं कहा देख यार, अगर दुनिया ख़त्म होनी है तो मैं इस पैसे का करूँगा क्या? सही बात है, सही ना, बिल्कुल सही। भाई अगर मैं मर ही जा रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं साथ तो लेके जा नहीं सकता। ठीक है यार, सोचूंगा कि चलो कोई भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, किसी को दे के चले जाऊँगा, है ना। तो इस चक्कर में मैंने ले लिया था, और बाद में वो डिसीजन मेरा इतना अच्छा हुआ ना, मुझे लगा अरे वाह यार क्या बात है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप लोगों की सुन के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो फिर कैसे करें? मतलब जैसे आपने शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया, सेम चीज़ प्रॉपर्टी में भी है। आप मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ उसके अंदर रिलेटिव या फ्रेंड के चक्कर में धोखा खाते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने लिया है कि आप भी ले लो। नॉर्मली हम इंसानों के अंदर क्या होता है, जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा फ्रेंड भी इसके अंदर ले ले, साथ कोई रिलेटिव भी ले ले, साथ में ले ले, कुछ दिक्कत होगी तो साथ में रहेंगे, कहीं रहेंगे तो साथ में रहेंगे। अब आप अगर लेते हो तो अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के विश्वास पे ले लेते हो। आप ये सोचते हो यार मेरे को रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इसने लिया है तो ऑलरेडी रिसर्च कर ली होगी, आप इस चक्कर में ले लेते हो। बाद में जब उसके साथ धोखा होता है तो आपके साथ भी हो जाता है। फिर आप ये बोलते हो अरे यार मेरे को तो दोस्त ने लिया था या मेरे रिलेटिव ने लिया था तो इसलिए मैंने भी ये सोच के ले लिया।
तो इसलिए आप अपनी रिसर्च अपने तरीके से कीजिए, कभी भी आप ये सोच के मत कीजिए यार। तो रिसर्च करने का तरीका कैसा होना चाहिए? रिसर्च करने का मैंने ये बताया कि सबसे पहले अगर आप हाई रेज अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो सबसे पहले बिल्डर पोर्टफोलियो देखिए। बिल्डर जो डिलीवर कर रहा है, जो उसने पास्ट में डिलीवर किया है, वो जस्टिफाई भी है कि नहीं, जो उसने प्रोमिस किए थे वो एक्चुअल में है भी कि नहीं, या वो केवल किताबी बातें कर रहा है। और जो उसने उस टाइम पर प्रोजेक्ट जो आज डिलीवर किया है, जो उस टाइम पर उसने उसका ब्रोशर दिखाया था, उससे कितना मैच करते हैं। आज की डेट में उसकी मेंटेनेंस कैसी है, मेंटेनेंस एक्चुअल में कितनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की डेट में ₹2.5 से स्क्वायर फीट से ऊपर मेंटेनेंस जायज़ है। इससे ऊपर जितने भी है वो सब बिल्डर अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए निकाल रहे हैं। ओके। सब बिल्डर, मैक्सिमम बिल्डर ये चाहते हैं कि हम सोसाइटी छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से बहुत ही रिकरिंग इनकम है बिल्डर के लिए। सोसाइटी मेंटेनेंस, मतलब महीने की आप मेंटेनेंस मान के चलिए, बिल्डर के पास 60-70 लाख रुपए आते हैं, जिनमें से लगते होंगे हार्डली 15-20 लाख रुपए। उसमें 50 लाख खड़े खड़े जेब में है। तो इसलिए जो RWA के जो आने वाली होती है या इलेक्शन होते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि अगला नंबर हमारा है कमाई का, तो वो भी ये सोचते हैं कि हम भी किसी, तो इसके अंदर आते वही लोग हैं बेसिकली जो थोड़ा सा राजनीति के अंदर बिलीव। नहीं, एक्चुअली में जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था ना सौरभ के साथ, तो वो बता रहा था एक सोसाइटी है, क्योंकि आई थिंक सोसाइटी का हाईलाइट से एक रूल है कि कंप्लीशन के बाद 2 साल बाद ही RWA बनती है। तो उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सोसाइटी का टावर्स बने, ठीक है, तो अब भी फेज़ में डेवलप हो रहा है। जब फेज़ में डेवलप हो रहा है तो उसने लास्ट टावर को बनाया ही नहीं और डिले करता चला गया। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मेंटेनेंस ऑब्वियसली बिल्डर के पास है। अब प्रोजेक्ट बनने के बाद भी उसने फिर उसमें RW में अपना बंदा बिठा दिया। तो वो कह रहा कि लिफ्ट वहाँ पे जो आप बता रहे थे, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी है, इतनी जर्जर हालत में है वो कि लिफ्ट वहाँ गिर जाती है ना, पेंट उतर रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये सब पैतरे मुझे ना अब समझ में आ रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हाई राइज से इफेक्ट दिखाने के लिए दिखाते हैं ऐसा। हाँ, मतलब और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला कि 2 साल बाद बिल्डर को हैंड ओवर करना है, तो उसके अंदर भी बिल्डर सब पीछे तरीके से रेडी रहता है। बहुत सी सोसाइटीज है नोएडा के अंदर जिनको 8-8 10-10 साल हो गए, फिर भी बिल्डर के पास ही हूँ, बिल्डर ही मेंटेन कर रहा है। क्योंकि कई कस्टमर इस चीज़ को समझते हैं कि अगर चीज़ें बिल्डर के पास हैं वो फिर भी मेंटेन है, वो ₹1 ज़्यादा ले रहा है, चलो फिर भी मेंटेन है, बट वो चीज़ अगर RW के पास आ गई तो हो सकता है फिर वो मेंटेन भी ना हो, क्योंकि वो उस लेवल से, क्योंकि प्रोफेशनल तो है नहीं, RW वो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए थोड़ी है, वो भी फिर कोई फर्दर टीम हायर करती है। ओके। मेंटेनेंस कंपनीज होती हैं, फिर वो उनको हायर करती हैं, तो अल्टीमेटली फिर उसमें पैसा जाता है। तो बिल्डर भी है जो, इसलिए जिनकी बिल्डर की अपनी डेडिकेटेड टीम है मेंटेन करने के लिए, बिल्डर को थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है सोसाइटीज मेंटेन काम है उसका। हाँ, बट लेकिन जब लो लेवल पे चीज़ें आती हैं RW के अंदर तो बहुत रेयर है कि अच्छी चीज़ें मिले आपको, क्योंकि फिर उसके अंदर हर कोई चाहता तो है। इसका क्या सोल्यूशन होगा? RW के अंदर तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने आपको बताया, जब लोग अपनी शिकायत करने के लिए हमारे पास नहीं आते, तो सोचो RW के अंदर जाता कौन है। हमारे इंडिया के अंदर सिस्टम हर चीज़ का ऐसा बनाया गया है कि कहीं पर भी अच्छे लोग जो है आना पसंद नहीं करते, या तो डर के मारे, या किसी सोचते हमारा बेनिफिट क्या है। राजनीति के अंदर देखिए आज की डेट में कोई अच्छा बंदा जाना चाहेगा, उसको खुद ही डर लगेगा, अगर आएगा भी तो वो उस तरीके से वहाँ पर उसी तरीके से हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे इसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अगर कोई RW में जाएगा तो पहले तो अच्छा बंदा जाएगा नहीं, और अगर वो जाएगा भी तो वो उसको चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि वो वहाँ पर सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ये है। और कमल जी, अब मैं चेंज करता हूँ टॉपिक को। मुझे ये बताइए कि आपने नोएडा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या ये सही टाइम है नोएडा में इन्वेस्ट करने का? और अगर नहीं है तो कौन कौन से एरिया हैं जिनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और क्यों? देखिए आज की डेट में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि पिछले 4 साल से मार्केट कंटिन्यूसली बूम पर है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूसली इतने लॉन्ग टाइम तक नहीं सस्टेन कर सकती, चाहे वो इवन शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। हर चीज़ एक बार बढ़ने के बाद एक बार नीचे डाउन ट्रेंड में जाती है, तभी वो नेचुरल तरीका होता बढ़ने का, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बढ़ती रहेगी तो वो इतने बुरी तरह से गिरेगी या फिर पकड़ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो जब तक उसके अंदर नेचुरल तरीके से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी, तब तक वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चल नहीं सकती। तो रियल एस्टेट आफ्टर कोविड जो है बहुत तेजी से भागा है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कई लोगों ने दूसरी जगह से पैसा निकाल के इसमें। बट ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कई चीज़ें वर्चुअली बढ़ाई गई हैं, लोगों ने बहुत चीज़ें देख के मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो कर दी। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है पास्ट 2-3 साल में, अब आप उनसे बोलिए कि इस टाइम पर आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के दिखाइए, आप उनसे बोलिए इस टाइम पर चीज़ें बेचिए, अब उनको आइडिया होगा कि वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी है या जस्ट एक
बबल बना के बबल बना के चीज़ें बेच देंगे। बिल्डर तो देखो बबल क्रिएट कर सकता है, उसके पास एक डेडिकेटेड टीम है, हाँ बट आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहाँ से बबल क्रिएट करेंगे? वो हाँ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप फिर बेचने के लिए कहाँ से टीम लेके आएंगे? वो हाँ, बिक ही नहीं सकती है। हाँ, वो जब तक पॉसिबल है, जब तक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, तब तक आप सेम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, लेकिन तब तक बिल्डर लॉक इन पीरियड लगा देता है। हाँ, फिर आप कहाँ से बेचेंगे? जब बिल्डर निकल जाने के बाद आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा कि आप मार्केटिंग आप बेच पाए, तो इसीलिए आप फंस जाते हैं। तो कंपैरेटिवली इसलिए प्लॉट्स फिर भी ठीक रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ना तो उस पर पहले बबल होता, ना पहले मार्केटिंग होती, ना बाद में मार्केटिंग होती। तो जो एक्चुअल उसके बायर हैं, जिनको पता है कि हाँ भाई हमें ज़मीन लेके डालनी है, तो वो आपके पास वैसे ही आते रहेंगे, और उसके अंदर बहुत ही मिनिमम ही सप्लाई होती है, क्योंकि जो फ्लैट्स की जो दुनिया है वो तो अनलिमिटेड है। आज 20 माले हैं, परसों 50 हैं, फिर 100 हैं, फिर 200 हैं, वो तो ऊपर हवा में बढ़ते रहेंगे। तो वो तो अनलिमिटेड सप्लाई है। लेकिन प्लॉट का सबसे आपको बेनिफिट ये है कि आप लिमिटेड सप्लाई है, तो फिर भी चीज़ें आपकी, मतलब प्लॉट के बारे में कहा जाना चाहिए कि कभी रेट नहीं गिरते हैं, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। लेकिन फ्लैट की तो दुनिया ऐसी है जो बनाई गई है, तो वो तो बनावटी दुनिया है, तो उसके अंदर अभी तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का। और अभी इस टाइम पर जो रेट आ रहे हैं, जो बिल्डर के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो तो वैसे ही इस तरीके से हैं जो मिडिल क्लास के रीच में ही नहीं है। वो उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 4 करोड़ के फ्लैट, 10 करोड़ के फ्लैट, 20 करोड़ के फ्लैट, ये तो मिडिल क्लास की रीच से ही बाहर है। हाँ। तो वो तो एक अलग ही दुनिया है हाई हाई जेंट्री के लिए। कमल जी, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि ये एरियाज़ हैं या वहाँ हाइप कर दिए हैं, तो अब मुझे ये बताइए कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट एक्चुअली में अभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या थोड़ा सोच लेना चाहिए, और कौन से एरियाज़ ऐसे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ हाइप में कर रखा है, और क्यों? देखिए, जैसा मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे ओवर हाइप प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि वो नॉर्मल मिडिल क्लास के हिसाब से तो है ही नहीं। जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर मिडिल क्लास तो चाहकर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो वो कैटेगरी ही अलग है। और पिछले 3-4 साल के अंदर जैसे हमने एक एरिया सुना बहुत लोगों से मुंह से, या जो बहुत ज़्यादा हाइप जिसकी बनी, वो थे सेक्टर 150। हाँ, नोएडा का सेक्टर 150। सेक्टर 150 जिसकी हाइप इसलिए हुई कि लोगों को ये नहीं पता वो एक्चुअल में प्रीमियम है या हाँ, बनाई गई है। अब वो बनाई भी इसलिए गई है क्योंकि मैक्सिमम लैंड बैंक ही वहीं पर अवेलेबल था, ओके। मैक्सिमम प्रोजेक्ट ही वहीं पर लॉन्च हुए थे। हाँ, जहाँ पर मैक्सिमम प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, आपको उसी की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हाइप मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम बिल्डर होंगे तो वो अपने तरीके से अपने अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मार्केट करें। प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा यार ये प्रोजेक्ट वाकई में, या ये लोकेशन बहुत वाकई में बहुत अच्छी है। हाँ, बट वो लोकेशन नोएडा का सबसे लास्ट सेक्टर है, हाँ। दिल्ली से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर है। हाँ, दिल्ली के तो ये बहुत, बड़ा पेचीदा है, लोग ना किलोमीटर में नहीं बताते। वो मिनट्स में बताते हैं। हाँ, तब 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिल्ली, या 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम सीपी, इस तरीके से बताएं। 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम जेल एयरपोर्ट। हाँ, तो अब वो आपकी डिस्टेंस दिल्ली से ना बता के वो एयरपोर्ट से बताते हैं, जीरो। वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है। तो सेक्टर 150 की जो लोकेशन बताई जाती है कि फर्स्ट सेक्टर ऑफ नोएडा फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट। हाँ, क्या तो कि तो सुनने में भी तो अच्छा लग रहा है ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट सेक्टर ये है नोएडा का। हम्म, बट एयरपोर्ट पे आपको कितनी बार जाना है? आपको डेली फ्लाइट लेनी है कि एयरपोर्ट से? हम्म, और एयरपोर्ट के पास रहना, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो आपके लिए एक तरह से एक नेगेटिव है। एयरपोर्ट के पास आप रहेंगे तो आपको नॉइज़ पॉल्यूशन रहेगा, एयरपोर्ट के पास आप रहेंगे तो एयर पॉल्यूशन रहेगा। तो एयरपोर्ट के पास रहना तो नेगेटिव है, पॉजिटिव में नहीं आ सकता आपके लिए। पॉजिटिव किस सेंस में एयरपोर्ट के पास रहना है कि आपके पास वहाँ पर कॉर्पोरेट्स आए, वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हों, तो उस चीज़ का बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। बट जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पर जो अथॉरिटी का जो माइंडसेट है वो है इंडस्ट्री का। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, अभी आपने सुना होगा वहाँ बाबा रामदेव का भी एक प्लांट आ रहा है, वहाँ पर वीवो का भी प्लांट लग रहा है, तो मैक्सिमम वहाँ पर इंडस्ट्री है। तो जहाँ पर भी इंडस्ट्री होगी जिस सिटी के अंदर, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की सोचिए भी मत। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे मानेसर देख लीजिए, चाहे आप भिवाड़ी देख लीजिए, गुड़गांव का एरिया, चाहे आप दारूगेड़ा देख लीजिए, चाहे आप गाजियाबाद देख लीजिए, चाहे फरीदाबाद देख लीजिए, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो ये उस तरीके से ग्रो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर जो लोग होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा जो पॉकेट साइज होता है थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट एरियाज होते हैं जहाँ पे आईटी कंपनीज होती हैं, या कॉर्पोरेट एरियाज होते हैं, जैसे आपका बेंगलोर हो गया, जैसे आपका गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, या अब नोएडा हो गया, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो अच्छे जॉब्स करने के लिए अच्छी आपका सैलरी वगैरह होती है, तो मैक्सिमम लोगों के पॉकेट साइज बड़ा होता है। वही लोग फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स में, वही फिर वो लोग लग्जरी प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं, तो तभी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ होती है। अदरवाइज आप इस तरीके से जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे कॉर्पोरेट है, सबसे पहली चीज़ तो आप वो देखो कहाँ पे कॉर्पोरेट है, उसके आसपास के एरियाज़ को हाँ। तो इसे में अगर मुझे कुछ पूछना हो कि कोई आप मुझे बता ही दो, आपने कंसल्टेंट्स जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे है, नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे मैंने आपको बताया कुछ एरिया हैं, लेकिन आप सेक्टर 143 है, उससे पहले पहले ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा नोएडा के अंदर। ओके। जितना आप नोएडा सेक्टर 143 के आगे जाएंगे उतना ही चीज़ें आपके मैक्सिमम रेट में मिलेंगी, क्योंकि बिल्डर प्रोजेक्ट वहीं पर लॉन्च कर रहे हैं, हाइप कर रहा है। हाँ, और उतना ही दिल्ली से आप दूर जाते जाएंगे। और ये पास भी है। ये पास है, आपके दिल्ली के पास है, और मैक्सिमम यहाँ पर ऑलरेडी कॉर्पोरेट डेवलप हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स काफ़ी जो है स्टैब्लिश्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी रनिंग आईटी कंपनीज है। तो और रेट भी कम है वहाँ से। रेट ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि आज की डेट में जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं या पुराने प्रोजेक्ट हैं, सब ने रेट तो वही कर दिया है, कोई पीछे तो हटा नहीं है। बट ये है कि आप जितना आप आगे जाते जाएंगे उतना आपकी आरओआई कम होती जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग दिल्ली से आके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो भी ट्राई करते हैं कि हम दिल्ली के आसपास ही रहें, बट लेकिन उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं है, घूम फिर के उनको सेक्टर 150 जाना पड़ता है। हाँ करेक्ट। तो इसीलिए उसको हाइप करना पड़ेगा, अगर हाइप नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट बिकेंगे कैसे। करेक्ट। बट लेकिन एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया, जितना आप सिटी से दूर जाते जाएंगे, डेवलप एरिया से दूर जाते जाएंगे, तब तक आपका अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा जब तक एंड कस्टमर नहीं आएंगे वहाँ पे। करेक्ट। प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो एक्चुअल में एंड कस्टमर से है, क्योंकि अगर आप एज ए इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में ऐड हो रहे हैं तो आपसे कोई दूसरा इन्वेस्टर परचेज नहीं करेगा। इन्वेस्टर से हमेशा एंड यूजर परचेज करता है, इन्वेस्टर नहीं करता। इन्वेस्टर नहीं करता। इसलिए आज की डेट में जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप यही माइंडसेट रखिए कि हमसे कोई कंज्यूमर लेगा। बट रेट जो आप आज की डेट में ले रहे हैं वो इन्वेस्टर वाले रेट थोड़ी हैं, वो तो आप खुद ही कंज्यूमर वाले रेट ले रहे हैं, तो आप आगे कंज्यूमर को कैसे बेचेंगे। करेक्ट। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे भी जो रेट हैं वो वाले रेट हैं जो आज से 10 साल बाद होने चाहिए। तो आप एज ए इन्वेस्टर उसके अंदर आप एंटर होंगे तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब वो वहाँ पे 5 करोड़ रुपए कस्टमर देंगे आपको ऐसी लोकेशन पे जो दिल्ली से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। अलग शहर है, अलग शहर है, तो वहाँ पर आप किस लिए देंगे पैसा, एक्स्ट्रा पैसे। ना तो वहाँ पर कोई कॉर्पोरेट एरिया है, ना वहाँ पे आईटी कंपनीज हैं, केवल एयरपोर्ट के नाम से आपको चीज़ें बेची जा रही हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो सकती हैं। वहाँ पे ना बेचा क्या जा रहा है कि ये आ रहा है जी, ये आ रहा है जी, ये आ रहा है जी, ये आ रहा है जी। ये चीज़ें आपको हमेशा 2-3 साल बाद वहाँ पर एक नई चीज़ें, गवर्नमेंट की चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट की जाती हैं। इससे पहले वहाँ पर एक नाइट सफारी का आपने सुना होगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। नाइट सफारी आएगी, हाँ। फिर उससे पहले आपका जो अब आज के डेट में फ्लॉप हो चुका है आपका फार्मूला 1। फार्मूला 1 पहले फार्मूला 1 फ्लॉप हो गया, उसके साथ ही पैरेलली चलती थी आपकी नाइट सफारी, वो भी स्क्रैप हो गई। अब जो चीज़ें बेची जा रही हैं, जेवर एयरपोर्ट या फिर फिल्म सिटी, अब फिल्म सिटी आ गया नया कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को एडवर्टाइज किया जाता है, साथ साथ प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं, और फिर उस प्रोजेक्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं पता। वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब होगी। तो कभी भी किसी प्रोजेक्ट को देके आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप सबसे पहले इस लोकेशन को चूज कीजिए जिसमें आसपास कॉर्पोरेट एरियाज हैं, आसपास कंपनीज हैं, तभी आपको मैक्सिमम रेंटल मिलेगा, तभी आपको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि जहाँ पर कॉर्पोरेट है वहीं प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है। दिल्ली और मुंबई भी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर वैसे आईटी और कॉर्पोरेट्स नहीं है, बट लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छा एप्रिशिएट करती है। ओके ठीक है। तो कमल जी अब मैं जाता हूँ रैपिड फायर राउंड पे। मैं आपसे पूछता चलूँगा 2 चीज़ें, आप मुझे बताना कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दिल्ली में प्लॉट लें या यमुना एक्सप्रेसवे पे? देखिए, दिल्ली के अंदर प्लॉट लेना तो आज की डेट में, दिल्ली में प्लॉट नहीं, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेट अप्रिशिएट हो चुके हैं। मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन होती हैं वहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट करी नहीं जाती। ठीक है। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ही कीजिए, अथॉरिटी के प्लॉट्स में कीजिए, बट थोड़ा सा वेट कीजिए उसके लिए भी। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही इन्वेस्टमेंट कर देनी है, क्योंकि रेट वहाँ पर भी अभी ओवर प्राइस है, थोड़ा भी और थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा वहाँ। यमुना एक्सप्रेसवे या सेक्टर 143? सेक्टर 143 इज ए बेटर ऑप्शन यमुना एक्सप्रेसवे से, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर एंड यूजर आने में भी टाइम लगेगा। मतलब आप ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पर अगले 2-3 साल 4 साल के अंदर एंड यूजर आएंगे, जिससे आपकी प्रॉपर्टी आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न दे और मैक्सिमम रिटर्न दे। ओके। सेक्टर 143 में प्लॉट या सेक्टर 143 में गुड कंडीशन पे, अच्छे रेट्स पे 5 लाइफ फ्लोर्स? देखिए, प्लॉट्स तो हमेशा सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है। मतलब उसका कंपैरिजन तो किसी भी चीज़ से नहीं है, चाहे ए क्लास बिल्डर आए, चाहे इंडिया का ए क्लास बिल्डर आए, लेकिन प्लॉट तो एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा कभी रिपीट नहीं हो सकती। क्योंकि अपार्टमेंट तो ऐसा है, आज अच्छा है, हो सकता है कल अच्छा ना हो, लेकिन प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको बेनिफिट देगा। बट लेकिन प्लॉट जब बात आती है तो उसको आप केवल प्लॉट तक सीमित रखिए, घर पे मत जाइए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लॉट को आप घर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका एप्रिसिएशन कम हो जाएगा।
अच्छा। हाँ, तो इसलिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लॉट को, तो आप प्लॉट को केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए और उसको एज इट इज़ सेल कर दीजिए। अगर आपको अपने पर्पस के लिए लेना है, अपने बनाना है, तो आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि जब आप बना देते हैं तो उसका उतना आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना प्लॉट को सेल खाली प्लॉट को बेचने का मिलता है। तो सेक्टर 143 में जो प्लॉट लेना है वो हमें अपने आप से ओपन में या अथॉरिटी का प्लॉट लेना चाहिए या फिर किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लें? देखिए, सेक्टर 143 में तो वैसे भी बहुत लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेक्टर 143 हुआ, सेक्टर 144 हुआ, सेक्टर 145 हुआ, यहाँ पर सारे किसान कोटे के प्लॉट्स हैं, जो अल्टरनेट प्लॉट्स होते हैं, जो किसानों को मुआवजे के बदले या जो उनके डेवलप प्लॉट्स मिलते हैं उनके जो एक्वायर किया रही होती है लैंड उसके बदले। तो ये सारे ही जितने भी प्लॉट्स हैं सब किसान कोटे के प्लॉट्स हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप इसकी अलग अलग रोड साइज़ के हिसाब से इसको कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आसपास देखेंगे आप डीएलएफ का डेटा सेंटर भी है, एचसीएल कंपनीज भी है और बहुत कॉर्पोरेट एरियाज़ भी हैं। उनको आप रेंटल पर्पस से पीजी भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनका रेंटल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा कंपेयर टू अपार्टमेंट्स, और सेल्फ यूज़ भी कर सकते हैं। इनके प्राइस एप्रिसिएशन आपको फ्लैट्स के मुकाबले मल्टीफोल्ड मिलेगा। ओके। कमल जी, लास्ट क्वेश्चन, अगर ये हमारे जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, बुटीक अपार्टमेंट्स या फिर बोलेंगे आप होटल्स के नीचे ही सेम में अपार्टमेंट मिल जाता है आपको, स्टूडियो अपार्टमेंट काइंड ऑफ, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट? देखिए, स्टूडियो अपार्टमेंट एक बेटर ऑप्शन तभी आपके लिए हो सकता है जब आप उसको अच्छी लोकेशन पे खरीदें। अगेन उसके साथ भी यही चीज़ मैटर करती है कि आपने कौन सी लोकेशन पे चूज़ किया है, क्योंकि कोई भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट कस्टमर देखना है। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आप ये देखिए, आप एग्जिट करेंगे या उसको रेंटल करेंगे तो आपका टारगेट कस्टमर कौन होगा, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर जो टारगेट कस्टमर है वो है आपके प्रोफेशनल्स, जॉब प्रोफेशनल्स, जो या तो रेंट पे यूज़ करेंगे या परचेज करेंगे। तो अगर आसपास कॉर्पोरेट एरिया नहीं है तो स्टूडियो अपार्टमेंट इज़ अ वर्स्ट ऑप्शन। कि आज के डेट में कई लोग नोएडा एक्सटेंशन में स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं, कई लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे ले रहे हैं, जहाँ पे ना तो कंपनीज हैं, ना कोई आईटी कंपनीज है, ना कोई कॉर्पोरेट्स है। तो वहाँ पर केवल उनके माइंड में ये चीज़ डाली जा रही है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आपको अच्छा अप्रिशिएशन होगा। अभी एक बिल्डर ने 75 लाख 80 लाख रुपीज़ में यमुना एक्सप्रेसवे पे स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किए। वो सबसे बेवकूफ़ों वाला डिसीजन है, जो आप ऐसे आउटर एरियाज़ में जाके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ पे ना फ्यूचर में कोई कंपनीज आनी है, ना जो करंटली कोई कंपनीज है। तो आपका टारगेट कस्टमर क्या है? आप उसको अगर बिल्डर डिलीवर भी कर देगा 3 साल में, आप उसको रेंट पे किसको दोगे? आप बेचोगे किसको? ये तो कस्टमर सोचता ही नहीं आगे की, क्योंकि जितना उसको बताया जाता है, जितना उसके माइंड में चीज़ें डाली जाती हैं, वो उतना ही सोचता है बस। ये है। सो कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल वर्डिक्ट आप अगर कुछ बोलना चाहें अपने मेरे या व्यूअर्स के लिए, वो क्या होगा आपकी तरफ से? सर, मैं बस यूज़र से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ की सेविंग लगा रहे हैं, जितना भी आप पैसा सेव करके पूरे लाइफ में और एक ऐसी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कम से कम आप 10 बार सोचें हैं और मार्केट से अवेयर रहें, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि 99% लोग ऐसे हैं कि जो आपका पैसा खींचने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि जो आपको चीज़ें बेच रहा है उसका प्रॉफिट इतना है, वो चाहता है कि जितनी बेकार चीज़ आपको दी जाएगी उतना उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये चीज़ आपकी है, पैसा आपका है, तो आपको 10 बार चीज़ें लेने से पहले सोचनी है। और सबसे पहले कि आप जब चीज़ें लेते हैं तो कम से कम एक कंसल्टेंट हायर कीजिए, या एक लीगल के लिए एक वकील हायर कीजिए, जिससे कम से कम जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके अंदर आप ये मत सोचिए कि मेरे को 5-10 हज़ार रुपये फीस देनी है। तो जब आप 2 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम एक लीगल या कोई कंसल्टेंट हायर कीजिए, जो आपको सजेस्ट कर सके कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक्चुअल में सही है। तरीका यही है, बट लोग वो चीज़ें करते नहीं हैं, तो फिर इसलिए लॉसेस मैक्सिमम खाते हैं। थैंक यू कमल जी, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करने के लिए। और मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी थे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से शायद मैं फिर से आपको कभी कष्ट दूंगा, बुलाऊंगा। थैंक तो व्यूअर्स, आई थिंक आपको आज पता चला हुआ है कि रियल एस्टेट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, शायद आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट। अगर आपने पूरा देख लिया है अब तक तो डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो ये जो जाल है इससे बच पाएँ। और अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो मैं कमल जी को दोबारा बुला लूँगा एक बारी पॉडकास्ट के लिए। प्लीज़ राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट, ताकि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में इनको इंक्लूड कर पाऊँ। सो थैंक यू कमल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट।